हाय एवरीवन, वेलकम टू नंदनी आईएएस। आप सभी का इस नंदनी आईएएस के लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के धुरंधर पास प्रोग्राम में पुनः स्वागत है। और दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने इंडियन ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी को आप देखेंगे, आपके यूपीएससी हो चाहे आपका स्टेट पीसीएस हो, ज्योग्राफी से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी से ज्यादा बनते हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना। तो आपकी आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की पहली क्लास है। हम इसमें अपना इंडियन ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी इसमें हम कवर करेंगे। तो ये भी ज़्यादा दिन की नहीं होगी, कुछ ही घंटों की क्लास है। तो आपने अगर पहले पढ़ रखा है तो आपका रिवीजन हो जाएगा, नहीं पढ़ रखा है तो इसे ध्यान से देख लीजिए और चीज़ आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, और ये क्लास आपके जो 2026 में, जो 24 मई का 2026 को प्रीलिम्स एग्जाम है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और जब उसके लिए इम्पोर्टेंट है तो फिर भाई पढ़ना तो पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा भारत को एक नज़र देख लेते हैं। ठीक है ना, भारत को हम थोड़ा एक नज़र देख लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपका भारत देश है, ये आपका भारत देश जो आपका ग्लोब है ना, ये नॉर्थ, उत्तर पूर्वी साइड, यानी कि यहाँ पर आपका भारत देश बसा हुआ है। ठीक है ना, और इसका अक्षांश और देशांति विस्तार विस्तार यहाँ पर बताया गया है। ठीक है ना, और ये जो लाल रेखा खिंची होती है ऐसे, इसको बोलते हैं देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं देशांतर रेखा। और ये जो लाल खिंची होती है इसको हम बोलते हैं अक्षांश रेखा। ठीक है ना, तो कुछ को पता नहीं होता कि हमारे अक्षांश रेखा क्या होती है, देशांतर रेखा क्या होती है, तो हमने आपको यहाँ पर बता दी है। चलिए, अब देखिए भारत की आकृति आपको दिख रही है। भारत की आकृति आपको दिख रही है। देखिए, आपके भारत राज्य में हम देखते हैं 28 राज्य और इसमें 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपके भारत राज्य में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और हम सारी चीजों को इसमें देखने वाले हैं। देखिए, आपके भारत में आप देखेंगे, आप भारत में देखेंगे कि ये जो आपका उत्तरी साइड है, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या है, ये उत्तरी बंद है। और यहाँ पर क्या है, आपका इंदिरा कौल है। क्या है? इंदिरा कौल है। और यहाँ पर आपका सियाचिन ग्लेशियर भी है। और ये सीमा, ये कहाँ पर है? ये आपके जम्मू कश्मीर में है। और इसका अक्षांश विस्तार आप देखेंगे। ठीक है ना, अक्षांश ये देशांतर विस्तार आप देखेंगे। ठीक है ना, तो आपका 37 अंश 6 डिग्री से, 37 डिग्री 6 मिनट से, 37 डिग्री 6 मिनट से आप देखेंगे। एक मिनट रुकेंगे थोड़ा। आप देखेंगे ये साउथ में आपके यहाँ पर जो आपका इंदिरा पॉइंट है, ये इसमें, इसको छोड़ो, इसको उसको देखो। इसमें जो आपका इंदिरा पॉइंट है, इसमें आपका जो निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी पॉइंट है, देखिए निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी पॉइंट है, जिसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, है ना, इंदिरा पॉइंट है आपके निकोबार द्वीप में है। यहाँ तक आपके 8 अंश 4 मिनट तक है ये। ठीक है ना, तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और आपका ये देखेंगे, ये जो है आपके 97 अंश, देखिए 97 अंश, ये 68 अंश 7 इंच से, 68 अंश 7 मिनट से लेकर के, और 97 अंश 35 मिनट का ये आपका विस्तार आपका देखा दिया रखा है। ठीक है ना, दिया गया, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है, इसको आपको थोड़ा ध्यान देना है। तो चलिए अब देखिए, ये आपका पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम बंगाल में आपका 157.5 किलोमीटर इसकी क्या है, इसकी तटीय रेखा है। आपके आंध्र प्रदेश की आप देखेंगे, इस आंध्र प्रदेश की तटीय रेखा जो है आपका 1053.07 किलोमीटर है। तमिलनाडु की जो तटीय रेखा है, वो तटीय रेखा 1068.69 किलोमीटर है। ठीक है ना, और आपके गुजरात की तटीय रेखा है, वो तटीय रेखा आपके कितना है, 2340.62 किलोमीटर है। जो आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, और तो इसमें भारत के नाम दे रखे हैं, ये भारत के राज्य के नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो चलिए आप देखेंगे, भारत दक्षिण एशिया में स्थित विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है। आपको पता है भारत क्या है? भारत आपका विश्व की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक है, जिसको आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, आपको पता होना चाहिए। चलिए, और आप क्या देखेंगे, और आप क्या देखेंगे इसमें, चलिए, और आप इसमें देखेंगे तो अब इसकी भौगोलिक सीमा देख लेंगे। ये उत्तर में महानिमालय है, जो आपका क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर ये महानिमालय है, ऐसे ही बढ़ जाता है आपका महानिमालय है। और पश्चिम में क्या है आपका, ये अरब सागर है, ये पश्चिम अरब सागर है। और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, और दक्षिण में आपका हिंद महासागर है। दक्षिण में आपका हिंद महासागर है, जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए और हम देखते हैं
और हम देखते हैं किसमें और क्या पढ़ना है। देखिए, और इसमें आप देखिए इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल है। कुल क्षेत्रफल है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप देखेंगे इसका, ठीक है, और आप इसे देखेंगे कि ये जो आपका दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट है, ये ग्रेटर निकोबार द्वीप में है, जो आपके 2004 की सुनामी में जलमग्न फिर भी भारतीय की समुद्री शक्ति का ये प्रतीक है, ठीक है ना। ये फिर भी प्रतीक है, आप इसे देख सकते हैं, आप इसे देख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, चलिए और हम देखते हैं क्या। चलिए, अब देखिए जो आपका इसमें हम बताएंगे आपको कि जो मानक समय एवं कर्क रेखा है, देखिए जो आपका भारतीय मानक समय जो हम बोलते हैं IST, तो भारतीय मानक समय आप देखेंगे कि आपका जो 82.5 डिग्री पूर्वी, है ना, पूर्वी देशांतर से आप देखेंगे, पूर्वी देशांतर से आप देखेंगे इसे, आप एक काम करिए, इसको आप यहाँ पर देशांतर लिख लीजिए, देशांतर, ठीक है ना, देशांतर, देशांतर इसको हम लिख लेंगे अक्षांश, ठीक है ना, अक्षांश, अक्षांश, ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है, अक्षांश, ठीक है। अक्षांश, ठीक है ना। चलिए, तो ये जो है आपकी जो भारतीय मानक समय रेखा है, ये आपके ग्रीनविच टाइम से 5 घंटा 30 मिनट कैसे है, आगे है, कैसी है, आगे है। आपका भारत का जो समय है वो ग्रीनविच टाइम का जो भी समय है उससे 5 घंटा 30 मिनट आगे है। और आपकी जो भी भारतीय मानक समय रेखा है जो आपके 82.5 अंश पूर्व देशांतर है, जो ये आपके उत्तर प्रदेश और आपके मध्य प्रदेश और आप देखेंगे आपके छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आपके आंध्र प्रदेश से गुजरती है। तो ये आपके कितने 5 राज्यों से गुजरती है, कितने 5 राज्यों से गुजरती है, जो हमने आपको ये बता दिया। और ये आपके 5 घंटे 30 मिनट ये आपके आगे है। और आपकी जो कर्क रेखा है, आपके कर्क रेखा ये आपके 8 राज्यों से गुजरती है। देखिए, ये आप गुजरात से, फिर आपके राजस्थान से, फिर आपके मध्य प्रदेश से, फिर आपके छत्तीसगढ़ से, फिर आपके झारखंड से, फिर आपके पश्चिम बंगाल से, फिर आपके मिजोरम से, फिर आपके त्रिपुरा से, ठीक है ना। ये त्रिपुरा मिजोरम से गुजरती है, आप इसको ध्यान रखेंगे। और अच्छी बात यह है कि जो आपका जो पुडुचेरी है, ये पुडुचेरी जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये पुडुचेरी के देखिए 3 राज्यों में इसकी जिला की सीमा लगती है, ठीक है ना। तो देखिए 3 राज्यों में जो सीमा लगती है, एक तो होता है इसको देखिए केंद्र शासित पुडुचेरी की 3 अलग अलग राज्यों में फैला हुआ है। अब देखिए जो आपका एनम है, ये एनम आपका यहाँ पर है, यहाँ है आपका एनम, इस यहाँ कहीं पर एनम है आपका, जो क्या है एनम, जो आपके आंध्र प्रदेश में है, जो आपके आंध्र प्रदेश में है। और देखिए कराईकल और मुख्य पुडुचेरी जो आपका तमिलनाडु है, जो आपका तमिलनाडु है, कराईकल और मुख्य पुडुचेरी यहाँ पर, यहाँ कहीं पर है, ठीक है ना, यहाँ पर ये यहाँ कहीं पर है कराईकल मुख्य पुडुचेरी जो तमिलनाडु की सीमा में। और जो आपका माहे, माहे ये शायद यहाँ पर है केरल में, यहाँ पर, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए पुडुचेरी आपका ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमाएं 3 अलग अलग राज्यों में फैली हुई हैं, ठीक है, जो हमने आपको बता भी दिया। अब देखिए भारतीय तटरेखा जो है, भारतीय तटरेखा तटीय राज्यों का पदानुक्रम अब देखेंगे, ठीक है, द कोस्टल, ठीक है ना। अब देखिए तो अब इसका हम देखेंगे कुल स्थलीय सीमा, आप देखेंगे इसका 15,106.7 किलोमीटर की कुल स्थलीय सीमा है। और कुल तटीय रेखा कितनी है, 11,098.8 किलोमीटर है। और ये आपके 2025 के आंकड़ों के अनुसार ये सीमा बताई गई है, आपके जलीय कुल तटीय सीमा, ठीक है ना। तो कुल तटीय सीमा आपके 2025 के आंकड़ों के अनुसार बताई गई कितनी है, 11,098.8 किलोमीटर। अब देखिए तटीय विभाजन, तटीय विभाजन मुख्य भूमि देखिए 7,870.5 किलोमीटर इसकी क्या है, मुख्य भूमि है। और इसमें आप देखेंगे जो इसमें द्वीप समूह की जो भूमि है वो कितनी है, 3228.30 किलोमीटर, ठीक है ना।
और आप देखेंगे भारत के 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय रेखा साझा करते हैं। कितने? 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश भारत की तटीय रेखा सीमा साझा करते हैं। अब देखिए, जो आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसकी जो आपका क्या है, एक यूटी है जिसकी 3083.50 किलोमीटर की क्या है, सीमा है, जो आपके इस अंडमान निकोबार की द्वीप की समूह बात हो रही है इसकी, ठीक है ना, इसकी। चलिए, और हम इस देखेंगे जो आपका गुजरात है, गुजरात की 2340.62 किलोमीटर है। जो आपका गुजरात है ना, ये गुजरात आप देखेंगे, ये इसकी जो है ये 2340.6 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा आप देख सकते हैं, यानी कि यहां तक मिली हुई है। ठीक है, और आप देखिए तमिलनाडु राज्य, जो तमिलनाडु राज्य है, इसकी कितनी है, 1068.69 किलोमीटर, 1068.69 किलोमीटर है इसकी तमिलनाडु की, आप देख सकते हैं इसकी तमिलनाडु की। चलिए, ठीक है ना। चलिए, और आप देखेंगे आंध्र प्रदेश है, जो इसकी सीमा कितनी है, 1053.07 किलोमीटर है आपके आंध्र प्रदेश की, जो आपका आंध्र प्रदेश यहां से लेकर के यहां तक इसकी सीमा रेखा मिली हुई है। चलिए, फिर आपका आता है महाराष्ट्र राज्य। तो महाराष्ट्र राज्य की जो सीमा है कितनी, 877.97 किलोमीटर है। कितनी? 877.97 किलोमीटर है आपके महाराष्ट्र की, यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है ना, यहां तक। ठीक है, फिर आपकी आता है केरल राज्य, ये क्या बोलते हैं, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा कितनी है, 721.02 किलोमीटर, 721.02 किलोमीटर। ये पश्चिम बंगाल आपका ये रहा, पश्चिम बंगाल आपका ये रहा। तो इसकी सीमा कितनी है, 721.02 किलोमीटर। अब आपका आता है केरल राज्य। तो केरल राज्य कितनी, 600.15 किलोमीटर। केरल राज्य कितनी है, केरल राज्य की 601.5 किलोमीटर आपकी क्या है, ये तटरेखा है। ठीक है ना। फिर आता आपका ओडिशा। ओडिशा राज्य देखिए, ओडिशा राज्य में आप देखेंगे 574.7 किलोमीटर है, 574 ये रहा ओडिशा, 574.7 किलोमीटर आपका क्या है, तटीय रेखा है ओडिशा की। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कर्नाटक राज्य। तो कर्नाटक कितनी है, 343.30 किलोमीटर, 343.30 किलोमीटर आपके कर्नाटक राज्य की सीमा मिली हुई है, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, फिर आप देखेंगे गोवा राज्य। क्या, गोवा राज्य की आप देखेंगे 193.95 किलोमीटर है। कितनी, 193.95 किलोमीटर जो आपका गोवा ये रहा, यहां से लेके यहां तक जो ये है, ये आपका गोवा राज्य की सीमा है। ठीक है ना। आपको हम सारी सीमा आपके मैप पे दिखा रहे हैं, जैसे आपको चीजें याद बनी रहे। ठीक है ना। तो ये सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। अब हम बात करते हैं लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप क्या आपका यूटी है, क्या है, यूटी है, जो 144.80 किलोमीटर है। कितना, 144.80 किलोमीटर है जो आपका लक्षद्वीप इसमें है। देखिए ये रहा, ये है लक्षद्वीप। ठीक है ना, ये आपका लक्षद्वीप है जिसकी कितनी तटरेखा है, 144.80 किलोमीटर। अब आप देखिए दमन और दीव, ये भी आपका यूटी है, दमन और दीव ये भी आपका यूटी है। इसकी सीमा 154.38 किलोमीटर है, इसकी सीमा 54.38 किलोमीटर है आपके दमन और दीव की, जो आपका दमन और दीव शायद यहाँ पर और यहाँ पर है। ठीक है ना, यहाँ पर और यहाँ पर है, इसमें होगा, देखो इसमें होगा दमन और दीव, है ना, दमन और दीव, हाँ यहाँ है, यहाँ कहीं है। ठीक है ना। चलिए, अब देखिए, और आपका पुंचेरी है, जो यूटी है, ये आपके 42.65 किलोमीटर है, सबसे छोटी तटरेखा वाला यूटी है। ठीक है ना, पुंचेरी। ठीक है ना, पुंचेरी आपका यहाँ यहाँ कहीं पर है पुंचेरी, पुंचेरी शायद इसमें होगा, इसमें होगा। चलिए, इसको याद रख लीजिए। ठीक है ना, इसको आप याद रख लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, ये बात हमारी हो गई, तो हमें तटरेखा आपको पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तटरेखा आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए, ये सारी बात मैंने आपके मैप में बता दी है। गुजरात राज्यों में सर्वाधिक लंबी तटरेखा वाला राज्य है, और आपका जो गोवा राज्य है वो सबसे छोटी तटरेखा वाला राज्य है। ठीक है ना। अब देखिए भारत के पड़ोसी देश, यानी सीमा रेखा का विश्लेषण, सीमा रेखा का विश्लेषण देखिए। भारत के 18 राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश 7 पड़ोसी देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करते हैं, तो हम आपको वो बता रहे हैं। देखिए, जो आपका बांग्लादेश है, वो बांग्लादेश की सीमा कितनी, 4096.7 किलोमीटर है, और ये आपका 5 राज्य से, जैसे कि आपका पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम से इसकी सीमा लगती है। ठीक है ना। अब देखो मैं इसमें थोड़ा बता दे रहा हूँ इसी मैप में, क्योंकि मैप यहाँ पर नहीं बना है। जो आपका पश्चिम बंगाल है, ये देखो, ये पश्चिम बंगाल है आपका, ये पश्चिम बंगाल, ये है आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है ना, ये आपका पश्चिम बंगाल है ये, और इसकी सीमा देखो आपका इसकी
एक मिनट रुकेंगे, एक मिनट रुकेंगे। हाँ, बांग्लादेश बोलते हैं हम, है ना। बांग्लादेश, इसकी सीमा कितनी है? 496.7 किलोमीटर है। और ये आपके देखिए बांग्लादेश की सीमा कहाँ कहाँ लग रही है, आप देखेंगे। ये आपका पश्चिम बंगाल में लग रहा है, ये आपका असम में लग रहा है। देखो ये तो पश्चिम बंगाल है, ये असम है, ये मेघालय है ना, ये त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये आपके 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल देश की सीमा लगती है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे आपका यहाँ पर चीन, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चीन है। तो चीन की देखो आपका लद्दाख से, है ना, लद्दाख से लगती है आपकी सीमा। आपके हिमाचल प्रदेश से लगती है, आपके उत्तराखंड से लगती है। किसकी सीमा? आपके चीन की, ठीक है ना। और आपके सिक्किम से लगती है, और आपके अरुणाचल प्रदेश से लगती है। फिर आपका यहाँ पर आता है नेपाल, यहाँ क्या आता है, यहाँ पर आता है फिर आपका नेपाल। तो नेपाल की सीमा आप देखेंगे, नेपाल की सीमा आपका देखेंगे आपके उत्तराखंड से, ठीक है ना, आपके उत्तर प्रदेश से, आपके बिहार से, ठीक है ना, और आपके सिक्किम से आपकी सीमा ये लगती है, ठीक है। फिर आप देखेंगे आपका यहाँ पर पाकिस्तान आता है, पाकिस्तान की आप सीमा देखेंगे आपके ये लद्दाख से, जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, राजस्थान से, गुजरात से सीमा लगती है। तो ये जो सीमा लगती है मैंने आपको बता दी है, अब हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। फिर अब हम इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, जो बांग्लादेश है इसकी 496.7 किलोमीटर है। जो 5 राज्य में देखेंगे, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम में। और आपका चीन हो गया, चीन की सीमा देखेंगे 3488 किलोमीटर है। ये 5 राज्य यूपी से लगती है, लद्दाख से, हिमाचल प्रदेश से, उत्तराखंड से, सिक्किम से और अरुणाचल प्रदेश से, ठीक है ना। फिर आप पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान की सीमा 3323 किलोमीटर है, जो आपके 5 राज्य यूपी से लगती है, जैसे गुजरात से लगती है, राजस्थान से लगती है, पंजाब से, जम्मू कश्मीर से, लद्दाख से, ठीक है ना। आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर नेपाल की बात करते हैं, नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है, नेपाल की 1751 किलोमीटर लंबी सीमा है। और ये आपके देखेंगे उत्तर प्रदेश से, ये आपके 5 राज्यों से लगती है, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से, सिक्किम से और उत्तराखंड से, ठीक है ना। उसमें पश्चिम बंगाल रह गया था, पश्चिम बंगाल भी उसमें टक्करना था, ठीक है ना। अब देखिए म्यांमार, म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है। इसमें 4 राज्य देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, ठीक है ना। ये क्या है, ये म्यांमार है। तो आपके म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश से, नागालैंड से, मिजोरम से, मणिपुर से आपकी सीमा लगती है। ये रहा, देखिए मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ। जैसे आपका ये रहा म्यांमार, ठीक है ना, ये रहा म्यांमार, ठीक है ना। ये आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये आपका नागालैंड हो गया, ठीक है ना, ये आपका मिजोरम हो गया, ये आपका त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना। ये मिजोरम, ठीक है ना, त्रिपुरा नहीं, इसमें त्रिपुरा नहीं आएगा, ठीक है, त्रिपुरा नहीं आएगा इसमें, क्योंकि वो मिजोरम आ रहा है इसलिए, ठीक है ना। त्रिपुरा उसमें जा रहा है बांग्लादेश में। तो म्यांमार में देखिए 1643 किलोमीटर है। ये आपके 4 राज्य, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर में। और आपका भूटान है, इसमें 699 किलोमीटर, भूटान यानी 699 किलोमीटर सीमा इसकी लगती है। तो 4 राज्य देखिए, पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में, असम में इसकी सीमा लगती है, किसकी? भूटान की, ठीक है। पश्चिम बंगाल में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में, असम में। और आपका अफगानिस्तान है, या इसकी सीमा देखिए 106 किलोमीटर लंबी है। और आपका एक ही यूटी है, केवल लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, केवल लद्दाख से इसकी सीमा लगती है, आपको उसको ध्यान रखना है। अब देखिए, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, जबकि अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा। इस बात को आप क्या रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं एवं समुद्री पड़ोसी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं एवं समुद्री पड़ोसी, देखिए विभिन्न देशों के मध्य स्थापित रेखाएं, देखिए विभिन्न देशों के मध्य स्थापित रेखाएं। रेड क्लिफ, रेड क्लिफ देखिए, भारत और पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ, भारत और पाकिस्तान के मध्य में कौन है, रेड क्लिफ रेखा है। और मैकमोहन रेखा आप देखेंगे भारत और चीन के मध्य में है, ठीक है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य में है। और आपका डूरंड जो रेखा है वो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है, ठीक है। डूरंड रेखा आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में है। और देखिए सरक्रीक देखेंगे आप लोग, भारत और पाकिस्तान के मध्य में है, जो आपको गुजरात में है, ठीक है। अब देखिए, ये जो आपका भारत देश का दक्षिणी हिस्सा है, और आप देखेंगे ये श्रीलंका है। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आप देखेंगे मन्नार की खाड़ी है और पाक जलप्रभु मध्य है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका पाक जलप्रभु मध्य है। और यहाँ पर क्या है आपका, इस जगह पर आपका क्या है, मन्नार की खाड़ी है। तो आप देखेंगे भारत को श्रीलंका से पाक जलप्रभु मध्य और मन्नार की खाड़ी अलग करती है। इस बात को क्या करेंगे आप लोग, ध्यान रखेंगे। चलिए, ये बात इसमें जो मैंने बोली वही लिखी है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की भूगर्भिक संरचना आप देखेंगे द जियोलॉजिकल, है ना, मास्टर मैप, ठीक है। अब देखिए, हम तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखिए संरचनात्मक विविधता, संरचनात्मक विविधता देखिए, भारत की भूगर्भिक संरचना में अत्यंत प्राचीनतम चट्टानों से लेकर नवीनतम युग तक की चट्टानें विद्यमान हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे, आप क्या देखेंगे कि भारत की भूगर्भिक संरचना में अत्यंत प्राचीन चट्टानों से लेकर नवीनतम युग तक की चट्टानें इसमें विद्यमान हैं। और देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की सबसे पुरानी चट्टानें हैं, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत में जो आप देखेंगे आर्कियन युग की सबसे पुरानी चट्टान है, जबकि उत्तर के मैदानी भागों में, है ना, क्वाटरनरी युग की सबसे नई चट्टानें पाई जाती हैं। इनको थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। इंडिया का मैप दे रखा है, ठीक है। अब देखिए चट्टानों का कालक्रम यानी प्राचीन से नवीन, अगर आपको इस तरह से फिगर दिखे, इट मींस ये बोला जा रहा है इसमें कि
आपके आर्कियन क्रम की सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है। आपके आर्कियन क्रम की सर्वाधिक प्राचीन चट्टान है, आप इसमें देख सकते हैं। अगर इस तरह का फिगर देखें तो आपका धारवाड़ क्रम का चट्टान है, जो आप देख रहे हैं ये आपका क्या है, धारवाड़ क्रम का चट्टान है, ठीक है। और आप देखेंगे ये आपका क्या है, कोडप्पा क्रम का, ये क्या है, कोडप्पा क्रम की चट्टान है, ये क्या है, कोडप्पा क्रम की चट्टान है, ठीक है। ये देखिए आप विंध्यन क्रम की चट्टान है, ये क्या है, ये आपके विंध्यन क्रम की चट्टान है। और आप देखिए क्या गोंडवाना, ये क्या है, ये क्या है, ये आपकी गोंडवाना क्रम चट्टान है, जो आपको पता होना चाहिए। और आपके विंध्यन क्रम चट्टान है, ये आपके ये है, ठीक है। दक्कन ट्रैप आपका ये रहा यहाँ पर, ठीक है ना, आपके केरल में, ठीक है ना, केरल साइड में। और आपका दक्कन ट्रैप होगा। अब देखिए क्या है, ये आपके टर्सरी क्रम है, क्या है आपका, ये आपका टर्सरी क्रम है, जो आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे फिर आपका क्या, ये आपका जलोढ़ है, क्या है, जलोढ़ है, जिसे हम बोलते हैं क्वाटरनरी यानी नवीनतम, जो आपका देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में और आपके पंजाब में, हरियाणा में, ठीक है ना, और कहीं कहीं आपके राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, ठीक है ना। और आपके देखेंगे दक्षिणी तमिलनाडु, दक्षिणी पूर्व में भी, ये भी यहाँ पर भी आपका जलोढ़ यानी क्वाटरनरी नवीनतम चट्टाने हैं, ठीक है ना। अब हम इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। देखिए तो जो आपके धारवाड़ क्रम चट्टान है, आपके मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है, कुछ हिस्सा आपका देखेंगे ये महाराष्ट्र में भी इसका पड़ जाता है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए। चलिए अब देखिए प्राचीनतम चट्टानों और धात्विक खनिज, प्राचीनतम चट्टाने और धातु खनिज, इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थोड़ा हम जान लेते हैं। देखिए आर्कियन क्रम की चट्टान, देखिए उत्पत्ति पृथ्वी के गर्म मैग्मा के शीतलीकरण यानी ठंडा होने से निर्मित होता है। ये जब आपका मैग्मा निकलता है बाहर, जब मैग्मा आपका बाहर निकलता है तो मैग्मा जब ठंडा होता है ना, तो ठंडा होने से फिर आपकी क्या बनती है, ये आपके प्राचीन संरचना की चट्टान बन जाती है। इसका नाम क्या है, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है ना। प्रकृति क्या है इसकी, ये प्रायद्वीपीय पठार का आधार है। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, आप देखेंगे जैसे आपका मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में, या क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है का आधार है। इसमें जीवाश्म का पूरा अभाव होता है, इसमें जीवाश्म नहीं होते, ठीक है ना। और देखिए इसकी गहराई देखेंगे, ये संरचना नीचे की परतों में गहराई में मिलती है, इसलिए इसका आर्थ दोहन अत्यधिक कठिन होगा और कैसा होगा, महंगा होगा, ठीक है ना। और आप देखेंगे विस्तार दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र यानी दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र, बुंदेलखंड, नीस, बंगाल नीस और अरावली की जड़ें हैं, ठीक है ना। देखिए दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में देखेंगे बुंदेलखंड, नीस और बंगाल नीस और अरावली की जड़ें हैं। अब देखिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और अपरदन किससे निर्माण की हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए धारवाड़ क्रम चट्टान, तो जो आपका धारवाड़ क्रम चट्टान है, ये आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से, जब आपका भौतिक परिवर्तन हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ, तो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन से फिर उसका क्या हुआ, अपरदन हुआ, अपरदन हुआ, फिर उसका क्या हुआ, निक्षेपण हुआ, जिससे क्या होता है, आपके धारवाड़ क्रम की चट्टान बनी थी, ठीक है। ये आर्कियन चट्टानों के अपरदन और निक्षेपण से बना हुआ है। ये पहली अवसाद चट्टान है, परंतु अभी भी इसमें जीवाश्म रहता है, अभी भी इसमें जीवाश्म नहीं है। ये अवसाद चट्टान है, ये अवसाद चट्टान है, पर इसमें जीवाश्म नहीं है, इसमें जीवाश्म नहीं है, ठीक है ना। चलिए चलिए आठ ही मत देखिए, भारत में खनिज संसाधनों के भंडार की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण यानी अत्यधिक धातु किसमें पाए जाते हैं, क्या है इसमें सबसे अधिक, क्या है, खनिज संसाधन है, क्या है इसमें सबसे अधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। अत्यधिक धात्विक यानी आप देख सकते हैं प्रमुख खनिज लोहा, सोना, मैग्नीज, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा, ये इसमें धातुएं पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये खनिज पाए इसमें पाए जाते हैं। व्यवस्था देखेंगे कर्नाटक के धारवाड़ जिले में सर्वाधिक विकास है इसका, जो कर्नाटक है, कर्नाटक में डिस्ट्रिक्ट पड़ता है धारवाड़, तो धारवाड़ में जिस डिस्ट्रिक्ट में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है, ठीक है ना। फिर उसके बाद होता है छोटा नागपुर पठार में, फिर छोटा नागपुर पठार में, फिर होता है इसके बाद अरावली में, फिर होता है शिलंग पठार में, ठीक है ना। अब देखिए निर्माण सामग्री की चट्टानें, कुड़प्पा और विंध्य क्रम, कुड़प्पा और विंध्य क्रम, देखिए कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, कुड़प्पा क्रम की चट्टान देखिए उत्पत्ति देखेंगे धारवाड़ चट्टाने के भौतिक और रासायनिक अपरदन से निर्मित होता है। जो भी धारवाड़, जो भी इससे पहले की चट्टानें कौन सी, धारवाड़ चट्टानें हैं जिसमें अयस्क मिलते थे, जिसमें खनिज मिलते थे, तो उसका क्या होता है, भौतिक और रासायनिक चेंजेस, यानी भौतिक मतलब सूर्य का प्रकाश हो गया, वर्षा ऋतु, ठीक है ना, वर्षा पानी ना, और उसमें जो भी अंकुर होते हैं, बीज, मतलब जैसे कि कोई पौधा हो गया, और भी गतिविधि होती है, वो हमारे होते हैं भौतिक। रासायनिक जैसे उसमें रासायनिक क्रिया होना, ठीक है ना, उससे क्या होता है, ये आपके धारवाड़ चट्टानों के भौतिक और रासायनिक अपरदन से आपकी निर्मित क्या, कुड़प्पा क्रम की चट्टान है, ठीक है। प्रकृति क्या है, यह भी जीवाश्म रहित अवसाद चट्टान है, यह भी जीवाश्म रहित अवसाद चट्टान है, लेकिन धारवाड़ की तुलना में इसमें रूपांतर कम हुआ है, क्या है, लेकिन धारवाड़ की तुलना में इसमें रूपांतर क्या हुआ है, कम हुआ है। अब देखिए आर्थिक उपयोग, आर्थिक उपयोग देखिए चूना पत्थर लाइमस्टोन का सर्वाधिक भंडार है इसमें, चूना पत्थर का इसमें सर्वाधिक भंडार है, और बलुआ पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बलुआ पत्थर और संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। प्रमुख क्षेत्र आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला, आंध्र प्रदेश का कुड़प्पा जिला सर्वाधिक विकास इसका है,
छोटा नागपुर का क्षेत्र और अरावली पर्वत में ये आपकी कुड़प्पा क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपकी यूपीएससी में बने हैं, ठीक है। चलिए, तो लगभग आपकी ये आधे घंटे की लगभग क्लास हो चुकी है, ठीक है ना। और देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं, और इतना तक आप कोर्स अगर वैसे पढ़ते एक क्लास में तो लगभग आप यहाँ से यहाँ तक 5-7 दिन में आप आते, कम से कम 5-7 दिन की क्लास चलती, कम से कम बता रहा हूँ, बल्कि 10 दिन की क्लास चलती, तब आप यहाँ तक आ पाते, ठीक है ना। तो वही है कि हम ज़्यादा चीज़ फोकस कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स को लेकर के, फोकस कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स को लेकर। देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें, विंध्य क्रम की चट्टानें, देखिए उत्पत्ति कुड़प्पा क्रम के बाद छिछले सागरों यानी घाटियों में अवसादों के निक्षेपण से निर्मित होता है, ठीक है ना। जो आपके देखेंगे जो कुड़प्पा क्रम के बाद आप देखेंगे जो भी छिछले सागर होते हैं उनमें जब अवसाद आके जम जाते हैं तो फिर उनमें क्या होता है, उनमें वलन पड़ता है, ठीक है ना, वलन पड़ता है। तो इससे क्या होता है, इससे आपके विंध्य क्रम की चट्टानें पड़ती हैं। तो आप देखेंगे प्रकृति में देखेंगे, वैज्ञानिक तत्व देखेंगे, इसमें सूक्ष्म जीवाश्म, इसमें सूक्ष्म जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं। इसमें क्या है, आपके विंध्य क्रम की चट्टान में सूक्ष्म जीवाश्म के प्रमाण इसमें मिलने शुरू हो गए थे। लेकिन यहाँ धात्विक खनिजों का पूर्ण अभाव है। क्या है, धात्विक खनिजों का यहाँ पर पूर्ण अभाव है। और आप देखेंगे इसका जो आर्थिक क्या उपयोग होता है इसका, देखिए आप इसमें भवन निर्माण सामग्री के लिए इसका सर्वाधिक प्रसिद्ध भवन निर्माण सामग्री के लिए जो भी पत्थर यूज होते हैं, जैसे आपका लाल बलुआ पत्थर हो गया, चूना पत्थर हो गया, तो इनका सर्वाधिक यहाँ पर क्या होता है, प्रयोग होता है। और आपका इसका जो प्रमुख क्षेत्र क्या है वो है विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र। क्या है, विंध्यन पर्वतीय क्षेत्र इसका प्रमुख क्षेत्र है। चलिए, ऊर्जा और मृदा के स्रोत, ऊर्जा और मृदा के स्रोत देखिए, यानी कि आप इसमें देखिए गोंडवाना क्रम की चट्टानें, गोंडवाना क्रम की चट्टानें आप देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जैसे कि इसका एक समय दे रखा है पीरियड, इसका एक समय दे रखा है पीरियड, जैसे कि ऊपरी कार्बोनिफेरस है ना, ऊपरी कार्बोनिफेरस से लेकर के जुरासिक काल तक इसका समय है, टाइम पीरियड है, ठीक है ना। इसमें इसका निर्माण हुआ था। अब इसका निर्माण प्रक्रिया क्या है, देखिए ये इसका जैसे भू संचलन, जैसे आपके प्लेट विवर्तन की हो गया, उससे जो आपकी भू संचलन होता है ना, दरार पड़ जाती है, ठीक है ना। तो या जैसे कि है ना, अपसारी जो प्लेट कन्वर्जन होता है, अपसारी प्लेट कन्वर्ज होता है, मतलब टकराती है ना, वापस जाती है प्लेटें, तो उस समय आपके भू संचलन होता है। तो उसके कारण क्या होता है, भूमि धसने से बेसन घाटियों का निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, बेसन घाटियों का निर्माण हुआ है, जहां कार्बनिक अवसादों के लिए जमा होने से चट्टानें बनती हैं। जहां पर क्या होती है, जो आपके कार्बनिक अवसाद हैं जहां वहां जमा हुए और वहां पर आपके आप देखेंगे गोंडवाना क्रम चट्टानें यहाँ पर बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोयला रहा और कोयला क्या हो गया, ये धीमे धीमे हीरा बन जाता है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। आर्थिक सर्वश्रेष्ठता देखेंगे कि भारत का 98% कोयला भंडार इसी संरचना में पाया जाता है आपके गोंडवाना क्रम की चट्टानों में, ठीक है ना। अब इसकी प्रमुख कुछ घाटियां हैं, देखिए दामोदर यानी कि छोटा नागपुर में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, छोटा नागपुर में ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जो आपके सोन, महानदी, नर्मदा और गोदावरी नदी बेसिन में, ठीक है ना, गोदावरी नदी बेसिन में इसका क्षेत्र पाया जाता है, जो इसकी घाटियां हैं। अब बात करते हैं किसकी, दक्कन ट्रेप की, किसकी, दक्कन ट्रेप की बात करते हैं भैया। देखिए क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन काल तक, क्रिटेशियस से लेकर के इयोसीन काल तक इसका क्या है, इसका ये इसका टाइम पीरियड है, इसका समय है, ठीक है ना। तो क्या है दक्कन ट्रेप, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, देखिए शांत दरार प्रक्रम की ज्वालामुखी प्रक्रिया से निकले बेसाल्ट और डोलोमाइट लावे के प्रवाह से निर्मित होता है। देखिए जैसे लावा निकला बाहर और लावा निकल के वो धीमे धीमे फैलता गया और ठंडा होता गया तो क्या बन जाता है, ये आपका दक्कन ट्रेप बन जाता है, ठीक है ना, दक्कन ट्रेप बन जाता है। और इसकी जो मिट्टी होती है, मिट्टी इसकी उपजाऊ होती है, ये आपके गन्ने की खेती के लिए बहुत यूज होती है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, इससे सीढ़ी नुमा आकृति कहा जाता है दक्कन ट्रेप को। कृषि लाभ देखिए, इन बेसाल्ट चट्टानों टूटने बिखरने से भारतीय उपजाऊ यानी काली मिट्टी का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। और इसका जो क्षेत्र कहां पर है, इसका महाराष्ट्र में सर्वाधिक है, और गुजरात का काठियावाड़, मध्य प्रदेश का मालवा पठार और राजमहल की पहाड़ियां जो झारखंड में है, और तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु के कुछ भाग में ये आपका दक्कन ट्रेप मिलता है, ठीक है ना। अब देखिए नवीनतम भूआकृतियों का कालक्रम, जैसे आपका होगा 7वां क्या है, टर्शरी क्रम की चट्टानें, यानी कि इसका जो समय है वो पीरियड क्या है, ये पीरियड है इयोसीन से लेकर के प्लियोसीन काल तक इसका समय है, जो आपको थोड़ा आपको ध्यान रखना है, थोड़ा आपको ध्यान रखना है। इयोसीन से लेकर के प्लियोसीन काल तक का इसका समय है। और इसका जो प्रमुख घटना है, देखिए इसी कालक्रम में भारत की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ था, ठीक है ना। इसी कालक्रम में भारत की विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला का इसमें निर्माण हुआ था, आप इसको देख सकते हैं। विस्तार देखिए, कश्मीर से लेकर के असम तक इसका विस्तार है, कश्मीर से लेकर के जो असम है, तो कश्मीर से लेकर के असम तक क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर आपका कश्मीर है और यहाँ पर आपका असम है, तो कश्मीर से लेकर असम तक क्या है, इसका विस्तार दिया गया है। चलिए संसाधन देखिए, संसाधन
उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है, ठीक है ना। उत्तर पूर्वी भारत और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं निम्न स्तरीय कोयला पाया जाता है। और हिमाचल प्रदेश और गढ़वाल हिमालय में चूना पत्थर के निक्षेप मिलते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे और गढ़वाल हिमालय में क्या मिलते हैं, जो आपका हिमाचल प्रदेश हो गया और आपका गढ़वाल हिमालय हो गया, यहाँ पर आपके चूना पत्थर के निक्षेप आपको मिलते हैं, जो आपको पता होने चाहिए। अब हम बात करते हैं क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। इसकी क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें हम इसकी बात करते हैं। और इसका जो पीरियड है वो क्या है, प्लेस्टोसीन से वर्तमान यानी होलोसीन काल तक इसका पीरियड है, जो क्या है सर्वाधिक नवीन है। क्या है, सर्वाधिक नवीन है। तो वर्तमान क्या आपका, वर्तमान अभी आपका होलोसीन चल रहा है, ठीक है ना। वैसा देखेंगे ये मुख्य रूप से उत्तरी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है, जो आपका यहाँ पर उपजाऊ भूमि होती है, जहाँ पर नदियां बहती हैं अवसर लेके आती हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, उस क्षेत्र को बोलते हैं उपजाऊ भूमि। यानी कि वो क्या, कौन सा युग में, वो आपका युग है होलोसीन। कौन सा युग है, होलोसीन है, जो आपका वर्तमान है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए जलोढ़ मृदा के प्रकार। जलोढ़ मृदा के प्रकार देखिए, एक होता है बांगर और खादर। देखिए बांगर क्या होता है, बांगर होता है पुरानी जलोढ़ मृदा, यानी पुरानी जलोढ़ मृदा जिसे बोलते, ये जलोढ़ मृदा आपके प्लेस्टोसीन काल में निर्मित हुई थी। किसमें, प्लेस्टोसीन काल में ये आपकी मृदा निर्मित हुई थी। अब देखिए खादर, खादर मतलब नवीन जलोढ़ मृदा। नवीन जलोढ़ मृदा यह वर्तमान होलोसीन काल में निरंतर निर्मित हो रही है। वर्तमान होलोसीन काल में ये निरंतर निर्मित हो रही है, जो इसका नाम क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा, जिसका नाम क्या है खादर। बागर पुरानी जलोढ़ मृदा, जो आपके किसमें किसमें, ये आपके प्लेस्टोसीन काल में निर्मित हुई थी बागर, और खादर नवीन, जो आपके होलोसीन में चल रही है। विशेष निर्माण में देखेंगे प्रसिद्ध कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में झील के निक्षेपण से हुआ था, ठीक है। विशेष निर्माण में देखेंगे प्रसिद्ध कश्मीर घाटी का निर्माण प्लेस्टोसीन काल में झील के निक्षेप से हुआ था। ये थार मरुस्थल में भी प्लेस्टोसीन काल के निक्षेप मौजूद हैं। ये थार मरुस्थल में भी प्लेस्टोसीन काल के क्या है, निक्षेप मौजूद हैं, ठीक है ना। अब देखिए भारत के भू आकृति प्रदेश, ठीक है, भारत के भू आकृति प्रदेश आपको पता होना चाहिए। देखिए संश्लेषण, यानी कि भारत एक विशाल भूभाग है, इसकी उच्चावाचन रिलीफ विविधताओं का निर्माण भूगर्भ हलचलों के साथ साथ आप देखेंगे अपक्षय यानी कि वेदरिंग, अपरदन यानी इरोजन, निक्षेपण यानी डिपोजिशन की दीर्घकालिक प्रक्रियाओं का इसमें परिणाम है, आप इसको देख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, आपका राजस्थान है, ये क्या है, भारतीय मरुस्थल यानी थार मरुस्थल इसमें राजस्थान में है, इसका भी निर्माण हुआ था। आप देखिए जो आपके उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला है, जो आपकी उत्तर पहाड़ियां और हिमालय संबंधित है, ये इसका भी निर्माण हुआ था। और आपका ये उत्तर प्रदेश है, जिसे बोलते हैं उत्तरी मैदान, जो आपके गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान माना जाता है, ठीक है। और आपका ये देखेंगे ये जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का ये क्षेत्र है, यानी कि ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है। यह क्या है, ये आपका प्रायद्वीपीय पठार है, आप देख सकते हैं, जो इसमें क्या है, प्राचीनतम भूभाग पाया जाता है। क्या है, इसमें प्राचीनतम भूभाग पाए जाते हैं, आप देख सकते हैं। और ये क्या है, ये आपका तटीय भाग है, ये क्या है, आपका तटीय भाग है। इसमें क्या है, इसमें पूर्वी और पश्चिमी घाट के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है ना। पूर्वी और पश्चिमी घाट के किनारे आपके तटीय भाग में पाए जाते हैं। और ये क्या है, आपका ये आपका द्वीप समूह है, जो आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप इसमें पाए जाते हैं। इन सबका विकास निक्षेपण, अपरदन, निक्षेपण और भूगर्भिक हलचलों की विधियों से इनका निर्माण हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, जो इसमें आपको बता दिया गया। और जैसे हम इसके मेंस के लिए पढ़ते हैं ना, मेंस के लिए तो हम हर चीज को बताते हैं, अच्छे से बताते हैं, बढ़िया से बताते हैं। लेकिन अभी हम चीज कर रहे हैं आपके प्रीलिम्स से ओरिएंटेड, ठीक है ना। तो हम ज़्यादा चीज़ों को जितना संभव है समय के अनुसार उतना हम कर रहे हैं एक्सप्लेन। लेकिन आप जब हमारी नए सिरे से क्लास चलने वाली होंगी, उसमें हम चीज़ों को बड़ा बड़ा करके पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला यानी कि हिमालय, ठीक है ना, यानी कि हिमालय। देखिए उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला मतलब हिमालय की बात हो रही है। देखिए संरचना, हिमालय उत्तर पश्चिम दिशा से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर फैला हुआ है, ठीक है ना। उत्तर पश्चिम दिशा से यानी कि यहाँ से और यहाँ से यहाँ करके फैला हुआ है, आप देख सकते हैं। सिंधु से ब्रह्मपुत्र गाज तक फैला हुआ है, यहाँ पर सिंधु नदी है और यहाँ पर क्या है, ब्रह्मपुत्र गाज नदी तक, यहाँ तक ये आपका फैला हुआ है आपका हिमालय। और ये अरुणाचल प्रदेश में यह दक्षिण पश्चिम दिशा में घूम जाता है, दक्षिण में यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में ऐसा करके आपका घूम जाता है आपका ये हिमालय, ठीक है। अब इसका देखते हैं आयाम, डायमेंशन देखते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, 25 किलोमीटर है हिमालय की, यानी एक की क्या है, ये इसका क्या है, एक ऐसे करके एक आपके एक आर्क के निर्माण, यानी कि ये आपका जो हिमालय है एक चाप यानी आर्क के आकार में होता है। चौड़ाई में देखेंगे, भिन्नता देखेंगे कि पश्चिम में कश्मीर में ये आपका देखेंगे 400 किलोमीटर चौड़ा है और पूर्व में यानी अरुणाचल प्रदेश में आपका 160 किलोमीटर चौड़ा है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। आप इसको देख सकते हैं। देखिए ये आपका क्या है, ट्रांस हिमालय है, ये आपका बृहत हिमालय यानी महान हिमालय है, ये आपका लघु हिमालय है यानी मध्य हिमालय, यानी कि आपका शिवालिक हिमालय। तो आपके हिमालय के नाम आपको याद होने चाहिए, जो आपके यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब देखिए महान हिमालय यानी कि ग्रेटर हिमालय,
तो अब हम बात करने वाले हैं इस ग्रेटर हिमालय यानी कि महान हिमालय, इसकी हम बात करने वाले हैं। इस हिमालय की हम बात करने वाले हैं। देखिए इसकी जो औसत ऊंचाई है, इस हिमालय की जो औसत ऊंचाई कितनी है, इसकी 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। 6000 मीटर इसकी ऊंचाई है। और इसका जो दक्षिणी ढाल है, दक्षिणी ढाल है वो कैसा है, तीव्र है। और कैसी है, तो जो उसकी उत्तरी ढाल है वो कैसी है, मंद है। ठीक है ना, वो कैसी मंद है। और इसकी जो प्रमुख चोटियां देखिए क्या है, इसकी प्रमुख चोटियां माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है। और भारत में अब देखिए हिमालय की सर्वोच्च चोटी विश्व की तीसरी है। हिमालय की जो सर्वोच्च चोटी है वो विश्व की तीसरी ऊंची चोटी है। आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत इसी पर है। मकालू, धौलागिरी, नंगा पर्वत आपके इसी पर है, आपके बृहत यानी ग्रेटर हिमालय पर। अब देखिए आपका महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो क्या है कि भारत की सर्वोच्च चोटी K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन है। भारत की जो सर्वोच्च चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो आपके ट्रांस हिमालय की काराकोरम श्रेणी में है ना, महान हिमालय में नहीं है। ठीक है ना, जिसकी जो काराकोरम श्रेणी है यहाँ पर आपकी ट्रांस हिमालय में ये पाई जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, इसको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, कश्मीर या उत्तर पश्चिम हिमालय, आप इसकी बात करेंगे। ठीक है, देखिए द मास्टर स्कूल आर्ट्स है ना, एटलस। ठीक है ना, अब देखिए कश्मीर या उत्तरी पश्चिम हिमालय की बात करेंगे, मतलब जो आपका ठीक है ना, इस हिमालय जो होता है ना, जो कश्मीर क्षेत्र में हिमालय पाया जाता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। देखिए पर्वत श्रेणियां, देखिए प्रमुख श्रेणियां आप देखेंगे इसमें काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजल श्रेणी इसमें पाई जाती है। ठीक है ना, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर ये आपके, और पीर पंजल, ये आपके तीनों कहाँ पर है, ये आपके ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। किसका है, ये आपका ट्रांस हिमालय का हिस्सा, आप इसको देख सकते हैं। और लद्दाख स्वरूप देखेंगे, यह एक ठंडा मरुस्थल है और ये काराकोरम और महान हिमालय के बीच में है। जो आपका काराकोरम है और आपका जो ग्रेटर हिमालय है, तो काराकोरम और ग्रेटर हिमालय के बीच में क्या है आपका, ये आपका क्या है, लद्दाख, यानी कि लद्दाख का एक ठंडा मरुस्थल है। ठीक है ना, चलिए हिमनद और झील की बात कर लेते हैं। हिमनद और झील की बात कर लेते हैं। देखिए हिमनद में बाल्टोरो और सियाचिन यानी दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण है। बाल्टोरो और सियाचिन दक्षिण एशिया के सबसे महत्वपूर्ण है। मीठे पानी की झीलें देखेंगे, डल और बुलर झीलें आपके कश्मीर में पाई जाती हैं। डल और आपकी जो बुलर झील है आपके कश्मीर में पाई जाती है। खारे पानी की झीलें में देखेंगे आपके पेंगोंग, तसो और तसो मोरीरी। ठीक है, ये क्या है, खारे पानी की झीलें हैं जो आपके उत्तर पश्चिम में कश्मीर वाले में आपके पाई जाती हैं। ठीक है, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसी में आप देखेंगे उत्तर पश्चिम वाले में देखेंगे, यानी कि कश्मीर का जो हिमालय है, इसमें कश्मीर घाटी जो आपका, इसमें देखेंगे बृहत हिमालय और पीर पंजल श्रेणी के मध्य स्थित अत्यंत सुंदर घाटी है। ठीक है, अत्यंत सुंदर घाटी है। बृहत हिमालय और पीर पंजल श्रेणी के मध्य स्थित अत्यंत सुंदर घाटी है। दून, देखिए दून, दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं। दून मतलब दक्षिणी भाग में अनुदैर्घ्य घाटियां पाई जाती हैं, जैसे जम्मू दून और पठानकोट दून। ठीक है ना, जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इसमें आपके कश्मीर हिमालय में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। आपके कश्मीर हिमालय में कुछ दर्रे पाए जाते हैं। देखिए प्रमुख दर्रे, देखिए बृहत हिमालय में आपका जोजला दर्रा है, पीर पंजाल में आपका बनिहाल दर्रा है, और जास्कर में आपका कोटला दर्रा है, और लद्दाख में आपका खरदूगला दर्रा है। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं कृषि विशेषता। आप देखेंगे इसमें क्या है कि जो करेवा है, ये करेवा देखिए, करेवा खेती होती है। ये मोटे हिम नदी और झील निक्षेप की एक अनूठी संरचना है। एक मोटे जो हिम नदी है और जो झील का निक्षेप होता है वहां पर क्या है, एक अनूठी संरचना है। तो देखें यह जाफरान यानी कि स्थानीय केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है आपका ये क्षेत्र। ठीक है ना, अब देखिए आपके कश्मीर हिमालय में कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जो कुछ क्या है, वो तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं। देखिए तो क्या है, धार्मिक स्थल है, जैसे आपका वैष्णो देवी मंदिर हो गया, अमरनाथ की गुफा हो गई, चरार ए शरीफ हो गई, आपके कहाँ है, आपके कश्मीर हिमालय में ये पाए जाते हैं। आपके ये कश्मीर हिमालय में ये पाए जाते हैं। अब देखिए हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड हिमाचल बोलते हैं, यानी कि हम इसे मध्य हिमालय बोलते हैं, हम इसे मध्य हिमालय भी बोलते हैं। देखिए और आपका इसे हम लघु या मध्य हिमालय बोलते हैं, यानी मिडिल हिमालय बोलते हैं। और इसकी ऊंचाई देखेंगे 1000 मीटर से लेकर के 2000 मीटर तक है। यानी कि भौगोलिक सीमा में देखेंगे पश्चिम में रावी नदी और पूर्व में काली नदी मध्य में। ये रावी नदी यानी रावी नदी और आप देखेंगे काली नदी के बीच में क्या है, नदी बीच में आपका क्या है, ये आपका लघु हिमालय है। क्या है आपका, ये लघु हिमालय है। ठीक है ना, चलिए क्या है, ये लघु हिमालय है। अब देखिए क्षेत्रीय नामकरण, इसको हम हिमाचल हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम उत्तराखंड हिमालय के नाम से भी जानते हैं ये, और हम इसको मध्य हिमालय के नाम से भी जानते हैं। किसको, लघु या मध्य हिमालय को। अब देखिए इसका हिमाचल प्रदेश में से हम धौलाधार, हिमाचल प्रदेश में से हम लघु हिमालय को धौलाधार बोलते हैं, और उत्तराखंड में इसको नागटिब्बा बोलते हैं, और आपके नेपाल में से महाभारत रेंज के नाम से जानते हैं आपके लघु हिमालय को। अब देखिए इस पर लघु हिमालय पर आपके ब्रिटिश शासन के समय में कुछ चीजें बनाई गई थी, कुछ हिल स्टेशन बनाए गए थे, हम उनको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए ब्रिटिश हिल स्टेशन, देखिए 1000 से लेकर के 2000 मीटर की ऊंचाई वाले
पर्वतों पर ब्रिटिश प्रशासन ने कई प्रसिद्ध पर्वतीय नगर बसाए थे। अब देखिए क्या क्या है, धर्मशाला, कसोली, लैंसडाउन, मसूरी या कोसनी, अल्मोड़ा, रानीखेत, ये क्या है, ये अंग्रेजों के समय के प्रसिद्ध हिल स्टेशन है जो आपको जानने जरूरी है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए अनुदैर्घ्य घाटियां, अनुदैर्घ्य घाटियां देखिए, दून यानी कि इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण स्थलाकृति अनुदैर्घ्य घाटियां हैं जिन्हें दून कहा जाता है। क्या कहते हैं, जिन्हें दून कहा जाता है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए प्रमुख उदाहरण देखेंगे, जैसे आपका चंडीगढ़ काल का दून हो गया, चंडीगढ़ काल का दून हो गया, कोटा दून हो गया, ठीक है ना, कोटा दून हो गया, आपका क्या हो गया, नालागढ़ दून हो गया, देखिए, और आपका देहरादून हो गया जो सबसे बड़ी दून की घाटी है, जिसमें किससे संबंधित है, देहरादून उत्तराखंड में है और आपका लघु हिमालय से संबंधित है, ठीक है ना। अब देखिए पारिस्थितिकी और पवित्र भूगोल, पारिस्थितिकी और पवित्र भूगोल की हम बात कर लेते हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आपके इसी में आप देखेंगे अल्फान चारागाह और घाटियां देखेंगे, वनस्पति मध्य हिमालय की उत्तरी ढाल में मंद है, मध्य हिमालय जो उत्तरी ढाल है कैसी है, मंद है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। जबकि दक्षिणी ढाल तीव्र और सघन वनस्पति यानी घने जंगलों से अच्छा देता है। खानाबदोश देखेंगे, खानाबदोश जनजातियां यानी घाटियों में भोटियां जैसे खानाबदोश समुदाय निवास करते हैं। अब खानाबदोश तो आप लोग जानती हैं, ठीक है। अब देखिए बुग्याल या प्यार यानी कि मध्य हिमालय में स्थित ऊंचाई वाले घास के मैदानों को उत्तराखंड में आप इसे क्या बोलते हैं, मर्ग कहते हैं, या स्थानीय भाषा में से बुग्याल प्यार कहते हैं। जैसे आपका देखो ये होता है ना, जैसे ये तो यहाँ पर तो बर्फ ढकी होगी, यहाँ पर तो यहाँ पर जो क्षेत्र होगा इस बीच में, यहाँ पर क्या होगी, यहाँ पर घास होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ घास होगी, और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर चरवाए जाते हैं बकरियां लेके, यहाँ पर क्या जाते हैं, चरवाए जाते हैं बकरियां लेकर के, तो सब क्या बोलते हैं, मर्ग बोलते हैं, या हम इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है, प्यार कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन चरागाह होते हैं, क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रीष्मकालीन चरागाह होते हैं, आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए फूलों की घाटी, क्या है, फूलों की घाटी विश्व प्रसिद्ध पारिस्थितिक क्षेत्र जो उत्तराखंड हिमालय में स्थित है, ठीक है ना, उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। प्लीज हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है आपके प्रीलिम्स के लिए ओरिएंटेड है और आपको इसमें ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत नहीं है, समय बहुत कम बचा हुआ है, क्योंकि अब इसी कम समय में लगभग आपके 20 से ये 30 करीब आपको 30-35 दिन बचे हुए हैं, यानी 30-35 दिनों में हमें वो करना है जो हमने पूरे साल नहीं कर पाया था, और जो हमने पूरे साल किया है वो हमें अब रिवाइज करना है। तो प्लीज वीडियो को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें, कोई भी चीज मिस ना करें, नहीं तो आपका इसमें लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो देखिए पवित्र तीर्थ स्थल, पवित्र तीर्थ स्थल देखिए, यह विशिष्ट हिमालय क्षेत्र भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक स्थानों का केंद्र है। क्या है, ये आध्यात्मिक स्थानों का केंद्र है। पंच केदार और चार धाम जैसी यात्रा इसी क्षेत्र में होती है, ठीक है ना, पंचधाम और पंचकदा जैसी धाम यात्रा इसी क्षेत्र में होती है। देखिए प्रमुख स्थल गंगोत्री, गंगा का उद्गम क्षेत्र है, यमुनोत्री, यमुना का उद्गम क्षेत्र है, केदारनाथ मंदकरी घाटी है, और बद्रीनाथ अलकनंदा घाटी है, और हेमकुंड साहिब इस सिखों का पवित्र तीर्थ है। क्या है, इस सिखों का पवित्र तीर्थ है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए भारत का भौतिक भूगोल भारत का भौतिक भूगोल पर्वत दर्रे मैदान, पर्वत दर्रे और मैदान देखिए, हिमालय शिखरों से लेकर के प्रायद्वीपीय पठारों तक की संपूर्ण भौगोलिक संरचना का सचित्र अध्ययन इसमें किया गया है, ठीक है ना। आप इसको देख लेंगे, ठीक है। चलिए, और तो आपके इसमें नाम दे रखे हैं, इसमें कोई मतलब है नहीं है, और जो बातें इसमें हमारे आगे लिखी हैं हम उनको पढ़ लेंगे, ठीक है। देखिए भारत के प्रमुख दर्रे, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र देखिए, ये आपका जम्मू कश्मीर है, ये आपका लद्दाख है, और ये आपका ये हिमाचल प्रदेश है, ये आपका उत्तराखंड है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, ये क्या है ना, ठीक है ना, नहीं नहीं नहीं, ऐसा होगा, ये पूरा मिट गया, लो पूरा ही मिट गया, यह अध्यास करा धरा सब खराब कर दिया इसने एक बार में ही, ठीक है। अब हम दोबारा वैसे नहीं जैसे हम पहले कर रहे थे, ठीक है। तो ये जम्मू एंड कश्मीर का दे रखा है, और ये आपका लद्दाख का दे रखा है, ठीक है ना, और आपका ये क्या है, ये आपका हिमाचल प्रदेश का दे रखा है, ठीक है ना, और ये आपका उत्तराखंड का दे रखा है जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना, और जो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए लद्दाख एवं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, देखिए लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रे हैं, देखिए काराकोरम दर्रा ये लद्दाख में स्थित है, जो कैसा है, रणनीतिक मार्ग जो कश्मीर को चीन से जोड़ता है, आपका काराकोरम दर्रा, ठीक है, आपका काराकोरम दर्रा आपका कहां पर, लद्दाख में स्थित है, जो आपको देख सकते हैं कि कश्मीर और चीन को जोड़ता है, जिसमें क्या रणनीतिक चीजें होती हैं। अब देखिए बुर्जिल दर्रा,
बुर्जिल दर्रा देखिए श्रीनगर का गिलगित से सीधा संपर्क मार्ग है। श्रीनगर का गिलगित से सीधा संपर्क मार्ग है आपका बुर्जिल दर्रा का, ठीक है ना, बुर्जिल दर्रा का। अब बात करते हैं हम इसकी जोजिला दर्रा। इस श्रीनगर से लेह और लद्दाख को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। श्रीनगर से लेह और लद्दाख को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग क्या है? जोजिला। पीर पंजल दर्रा देखिए, पीर पंजल दर्रा ये जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग है। जम्मू एवं कश्मीर को जोड़ने वाला मार्ग कौन सा? आपका पीर पंजल दर्रा। बनिहाल दर्रा ये जम्मू से श्रीनगर का प्रवेश द्वार है। ये क्या? बनिहाल दर्रा। क्या? बनिहाल दर्रा जो आपका है ये आपका जम्मू से श्रीनगर का प्रवेश द्वार है और इसी मार्ग पर प्रसिद्ध ज्वार सुरंग स्थित है, ठीक है ना। इसी मार्ग पर आपका प्रसिद्ध ज्वार सुरंग स्थित आपको पता होना चाहिए। ये आपका जोजिला दर्रा, ये आपका जोजिला दर्रा, ये आपका पीर पंजल दर्रा, ठीक है ना। चलिए हिमाचल प्रदेश देखिए, आपका बारालाचाला ये हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली कड़ी है। ये आपके हिमाचल प्रदेश को लद्दाख से जोड़ने वाली कड़ी क्या है? बारालाचाला दर्रा। रोहतांग दर्रा, ये रोहतांग दर्रा जो है आपके धौलापुर पर्वत श्रेणी में स्थित प्रमुख दर्रा है ना। चलिए आपका जो सिपकिल दर्रा, ये सिपकिल दर्रा, ठीक है। तो आपका सिपकिल दर्रा है, इस सिपकिल दर्रा आपका इसी दर्रे के माध्यम से सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है। इसी दर्रे के माध्यम से जो आपकी सतलज नदी है वो भारत में क्या करती है? वो भारत में प्रवेश करती है, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए उत्तराखंड में देखेंगे आपका माना दर्रा। कौन सा? माना दर्रा। ये लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। ये लिपुलेख दर्रा आपके उत्तराखंड में स्थित है। नीति दर्रा देखिए, ये उत्तराखंड से कैलाश मानसरोवर यात्रा का पवित्र मार्ग माना जाता है, ठीक है। अब देखिए भारत के प्रमुख दर्रे जो आपको पता होने चाहिए, देखिए पूर्वोत्तर एवं प्रायद्वीप देखिए भारत शिवालिक श्रेणी, ठीक है। सिक्किम में देखते हैं, देखिए आपका सिक्किम कहाँ है? ये आपका सिक्किम है, ठीक है ना, ये आपका सिक्किम है। इसमें देखो नाथुला दर्रा ये दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होते हुए तिब्बत को जोड़ता है, ठीक है ना। ये क्या करता है? ये तिब्बत को जोड़ता है, जो आपके दार्जिलिंग तथा चुम्बी घाटी से होते हुए तिब्बत को ये जोड़ता है आपका दार्जिलिंग। जेलेपला देखिए, जेलेपला यह कालिमपोंग से लहासा तक का मार्ग है आपका जेलेपा। अब हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के एवं मणिपुर दर्रे। आपका जो ये रहा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, और ये रहा आपका मणिपुर, ठीक है। इसके दर्रे देखिए, बूमला दर्रा ये आपके अरुणाचल प्रदेश का है, ठीक है। यांगपा दर्रा ये देखो, ये रहा यांगपा दर्रा आपका, ये आपका ये दर्रा जो इसी मार्ग से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है आपके यंगपा दर्रा से। किससे? यंगपा दर्रा से आपकी जो ब्रह्मपुत्र नदी है भारत में क्या करती है? प्रवेश करती है। अब देखिए दीफू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय जंक्शन है आपका दीफू दर्रा। ये रहा देखो, यहां पर दिया गया है, ठीक है ना। चलिए पांगसार दर्रा है ना, पांगसार दर्रा की बात करेंगे आप, ठीक है ना। चलिए देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश में है, आपका पांगसांग दर्रा, ठीक है, ये रहा। और तुजु दर्रा ये कहां पर? आपके मणिपुर में है, यहां पर, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय घाट। देखिए आपका जो थाल घाट या कसारा घाट है ना, आपका जो थाल घाट और कसारा घाट है, ये क्या है? ये नासिक से मुंबई तक है। कहां से? नासिक से मुंबई तक क्या है? ये है थाल घाट और कसारा घाट, नासिक से मुंबई तक। भौर घाट ये आपका जो भौर घाट है ये आपका मुंबई से कहां तक है? मुंबई से पुणे तक है। कहां से? मुंबई से पुणे तक है। और आपका जो पाल घाट है, वो पाल घाट आपका केरल को तमिलनाडु जोड़ता है। आपका क्या करता है? केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है आपका पाल घाट, ठीक है ना। और आपका सेनकोटा है, आपका देखेंगे काडामम पहाड़ियों में स्थित है। सेनकोटा आपका काडामम पहाड़ियों में स्थित, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए शिवालिक या बाह्य हिमालय यानी आउटर हिमालय, इसकी हम बात करने वाले हैं। देखिए विस्तार पाकिस्तान के पोतावार बेसिन से अरुणाचल के ध्यांग गार्ज तक है। पाकिस्तान है उस पाकिस्तान के पोतवार बेसिन से अरुणाचल के ध्यांग गौरज तक है, देख सकते हैं शिवालिक या बाह्य हिमालय। निर्माण मध्य हिमालय के दक्षिण में इंडो ब्रह्म नदी घाटी के निक्षेपित और सतह के बलन से इसका निर्माण हुआ है। किसका? मध्य हिमालय का, है ना। तो मध्य हिमालय देखेंगे, मध्य हिमालय के दक्षिण में इंडो ब्रह्म नदी घाटी है, तो इंडो ब्रह्म नदी घाटी के निक्षेपित अवसादों के बलन से इसका निर्माण हुआ है शिवालिक या बाह्य हिमालय का, ठीक है। शिवालिक या बाह्य हिमालय की इसमें बात हो रही है।
इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि पश्चिम में सर्वाधिक चौड़ा और पूर्व में कम चौड़ा है। यह श्रेणी के स्थानों पर खंडित है, जिससे कई इसकी निरंतरता भंग होती है। इसकी होती है, इसकी निरंतरता भंग होती है। अब देखिए पूर्वी हिमालय यानी कि दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल। पूर्वी हिमालय देखेंगे, पूर्वी हिमालय, दार्जिलिंग, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है? ये आपका नेपाल है, और ये क्या आपका नेपाल हिमालय है, और आपका भूटान है। ये क्या आपका भूटान हिमालय है। तो आप देखेंगे जो आपका दार्जिलिंग है और सिक्किम, दार्जिलिंग और सिक्किम आप देखेंगे नेपाल हिमालय और भूटान हिमालय के बीच में है, ठीक है ना। और आप देखेंगे जो आपका अरुणाचल प्रदेश हिमालय है, ये आपके भूटान हिमालय से लेकर के आपके दीफू दर्रा तक आपका फैला हुआ है। और आप इसमें देखेंगे आपके जो अरुणाचल प्रदेश हिमालय है, इसमें आप देखेंगे कंगांतु, नामचा बारमा, एक आप चोटियां हैं। कमांतु कमांतु और कांगतु और नामचा बारमा क्या है? आपकी पर्वत चोटियां हैं। और इसमें आप देखेंगे जो नदियां आ रही हैं, देखिए कामेंग, सोमनश्री, देहांग, दिबांग, लोहित, ठीक है ना। और आपका देहांग क्या है? ये आपकी नदियां इसमें बह रही हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। देखिए दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, जो आपका दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, इसकी स्थिति क्या? ये पश्चिम में नेपाल हिमालय तथा पूर्व में भूटान हिमालय के मध्य में स्थित है, हमने बता दिया आपको। सर्वोच्च शिखर आप देखेंगे भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा इसी भाग में स्थित है, इसी भाग में स्थित है, आप देख सकते हैं, ठीक है, इसी भाग में स्थित है। जनजाति एवं कृषि, जनजाति एवं कृषि। इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में लेपचा, इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में लेपचा यानी जनजाति निवास करती है। इस उच्च पर्वतीय क्षेत्र में जो लेपचा जनजाति है वो निवास करती है। यहाँ की द्वार स्थलाकृतियों और प्राकृतिक दशाओं का उपयोग चाय बागानों के विकास के लिए किया गया है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अरुणाचल हिमालय की। अरुणाचल हिमालय देखिए विस्तार भूटान हिमालय से लेकर के दीपू दर्रे तक है। कहां तक? भूटान हिमालय से लेकर के दीपू दर्रे तक है, आप देख सकते हैं। प्रमुख चोटियां कांगतु और नामचा बारवा, कांगतु और नामचा बारवा आप देख सकते हैं, इसकी प्रमुख चोटियां हैं। नदी तंत्र, यहाँ बहने वाली तीव्र नदियां, यहाँ बहने वाली तीव्र नदियां हैं, आपका देख सकते हैं। कामेंग, सुवर्णश्री, दिहांग, दिबांग और लोहित क्या है? ये आपके नदी तंत्र में आप शामिल होते हैं। तीव्र ढलान और जलप्रपातों के कारण यहाँ जल विद्युत उत्पादन की क्षमता अपार है। ढलान कैसा? तीव्र है। फिर आप टरबाइन लगा देते हैं, फिर वहां से क्या कर रहे हैं? बिजली बनाते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं। जनजाति क्रम देखिए पश्चिम से पूर्व के क्रम से मोनपा, डाफला, अबोर, मिश्मी, निशी और नगा जनजातियां इसमें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियां, पूर्वांचल की पहाड़ियां आप देखेंगे दिशा परिवर्तन, इस भाग में हिमालय पर्वत अचानक दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, ठीक है ना। क्यों मुड़ता है? इसका भी रीजन है, तो वो हम क्या करेंगे मेंस की चीजों में डिस्कस करेंगे चीजों को, ठीक है ना। अब देखिए पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण, देखिए देखिए ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, ये आपका यहाँ तक। इसमें देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या है? आपका पटकाई बुम है, क्या पहाड़ियां हैं। फिर आपका जो नागालैंड में क्या है? नागा पहाड़ी है। आपके मणिपुर में क्या है? मणिपुर पहाड़ी है। आपके मिजोरम में क्या? मिजो या लुसाई पहाड़ी है, ठीक है ना। पटकाई बुम पहाड़ी आपके अरुणाचल प्रदेश में है, नागा पहाड़ी नागालैंड में है, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर में, मणिपुर पहाड़ी मणिपुर की है, ठीक है ना। मिजो पहाड़ी या लुसाई पहाड़ी ये आपकी मिजोरम की है। आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं क्या है। और ये क्या है? आपकी ये क्या है? ये आपकी झील है। कैसी है? ये आपकी प्रसिद्ध लोकतक झील है। कैसी है? ठीक है ना। देखिए कृषि आप देखेंगे यह कम उपजाऊ वाली, ये कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है। कैसा? यहाँ पर पहाड़ियाँ कैसी कम ऊंचाई की हैं? तो यह कम ऊंचाई वाली पहाड़ियों का क्षेत्र है, जहाँ अनेक जनजातियां झूम खेती करती हैं। क्या करती हैं? यहाँ अनेक जनजातियां झूम खेती करती हैं। प्रमुख जल स्रोत देखिए, प्रमुख जल स्रोत मणिपुर घाटी के मध्य प्रसिद्ध लोकतक झील स्थित है। मणिपुर क्या है? ये मणिपुर घाटी है, इसमें जो प्रसिद्ध लोकतक झील है क्या है? इसमें स्थित है। बराक नदी मणिपुर यानी बराक नदी मणिपुर मिजोरम और असम की जीवन रेखा है। क्या है? मिजोरम और असम की जीवन रेखा है, जो सुरमा मेघना नदी तंत्र का हिस्सा है। क्या? सुरमा मेघना नदी तंत्र का हिस्सा है। अब देखिए भौगोलिक महत्व, भौगोलिक महत्व देखिए मिजोरम को मृदुल एवं असंगत चट्टानों से बने होने के कारण मालेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मिजोरम को मृदुल एवं असंगत चट्टानों से बने होने के कारण से मालेसिस भी कहा जाता है। देखिए पूर्वांचल की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियां भारतीय मानसून को दिशा प्रदान करती हैं तथा प्राकृतिक जल विभाजक और जलवायु विभाजक का कार्य करती है, ठीक है ना। चलिए अब हम इसमें बात करते हैं हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों के आधार पर, ठीक है ना। नदियों के आधार पर देखिए ये आपकी क्या है? सिंधु नदी है,
और ये आपकी सतलज नदी है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में क्या है, ये आपका पंजाब यानी कश्मीर हिमालय है। सिंधु नदी और आपका सतलज नदी के बीच में क्या है, आपका पंजाब या कश्मीर हिमालय है, जो आपको पता होना चाहिए। और देखिए आपकी जो सतलज नदी है और आपकी जो काली नदी है, सतलज नदी और आपकी काली नदी के बीच में क्या है, आपका कुमायूं हिमालय है। क्या है, कुमायूं हिमालय है। अब देखिए जो आपका तीसरा नदी है और जो आपकी काली नदी है, इसके बीच में क्या आपका नेपाल हिमालय है। ठीक है ना। अब देखिए आपकी जो तीसरा नदी है और आपका जो दिहंग नदी है, इसके बीच में क्या आपका असम हिमालय है, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है। हिमालय का यह प्रादेशिक वर्गीकरण नदियों की घाटियों के आधार पर किया गया है। यह क्षेत्रीय दृष्टिकोण पर श्रृंखलाओं के स्थानीय विभाजन को स्पष्ट करता है, जो आप सभी को क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए। ठीक है ना, मालूम होना चाहिए। चलिए, उत्तर भारत का विशाल मैदान एवं दोआब तंत्र। उत्तर भारत का विशाल मैदान एवं दोआब तंत्र। देखिए मैदान की उत्पत्ति एवं विस्तार की बात करते हैं। मैदान की उत्पत्ति एवं विस्तार देखिए। निर्माण में सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियां तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ मृदा के निक्षेपण से इसका विस्तार होता है। आकार देखने लगभग 32 किलोमीटर लंबा और 150 से लेकर 300 किलोमीटर चौड़ा है। मैं तो देखने जनसंख्या यहाँ पर अधिक है, समृद्ध मृदा है, प्रचुर जल मात्रा पाई जाती है इसमें। अनुकूल जलवायु के कारण यहाँ भारत का सर्वाधिक कृषि उत्पादक क्षेत्र है। आप इसको देख सकते हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान। ठीक है, जिसे बोलते हैं दोआब तंत्र। दोआब मतलब होता है दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि। अब देखिए इसको देखिए, दोआब का अर्थ है कि दो नदियों के मध्य उपजाऊ भूमि। देखिए दोआब भाग देखिए, रचना, रचना वैसे र माने रावी, चना माने से चनाब नदी। ठीक है ना। बेस्ट बेस्ट किसका भाग है, बी माने ब्यास, माने सतलज। ठीक है ना। चाज या छाज ये चनाब और झेलम के बीच का है। और आपका वारी आपका ब्यास और रावी नदी के बीच का है। और आपका सिंधु सागर आपका सिंधु और झेलम नदी के बीच का क्या है, ये उपजाऊ क्षेत्र है, जिसे बोलते हैं दोआब क्षेत्र। ब्रह्मपुत्र के मैदान में अवसाद निक्षेपण से अनेक नदी द्वीपों का निर्माण हुआ है। असम में स्थित माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है और यह भारत का पहला नदी द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। अपरदन के कारण अस्तित्व संकट में आ गया है। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करने वाले हैं कि उत्तरी मैदानों की जो भी भू आकृतियां हैं वो डिफरेंट टाइप की हैं, यानी कि उनमें है विविधता। ठीक है। और हम इसमें बात करेंगे हम पहले किसकी, भाबर एवं तराई की। क्या होते हैं भाबर, तराई क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए जैसा आप चित्र में देख रहे हैं ना, ये तो इस जैसे आपकी पहाड़ी इलाकों से यहाँ से जो भी नदियां निकलती है ना, नदियां निकलती हैं तो अपने साथ ये अवसादों को लेके आती है। जैसे कंकड़ पत्थर लेके आती है, बड़े बड़े ढेल टाइप में, पत्थर टाइप में ये लेके आती हैं। और ये यहाँ से ऊपर से लुढ़कते आते हैं और यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। क्या हो रहे हैं, ये इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है ना। ये आपके कंकड़ पत्थर इकट्ठे हो रहे हैं, आप देख सकेंगे। और ये जो कंकड़ पत्थर के नीचे से नदियां प्रवाहित होती है, फिर आपको नदियों का जल नहीं दिखता, नदियों का जल नहीं दिखता। और फिर यहाँ पर जैसे ही आपके मैदानी भाग में आती हैं, तैसी नदियां आपकी यहाँ पर ऊपर आ जाती हैं। ठीक है। और फिर अपने साथ इस क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर वायु डाइवर्सिटी होती है। यहाँ पर जब जल रहेगा तो जल रहेगा वहां पर, तो और भी चीजें होंगी, पेड़ पौधे होंगे, पशु पक्षी होंगे वहां पर, और कीट पतंग भी होंगे। ठीक है ना। तो ये सारी बातें यहाँ पर की गई हैं, तो इनको आप ध्यान में रखने वाले हैं। ठीक है। इनको आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो देखिए कि भाबर का मैदान, ये भाबर है। देखिए शिवालिक के पार्वती पाद क्षेत्र में ये क्या है, ये आपका जो जो पहाड़ी इलाका है, तो पहाड़ी इलाका ये जो स्तर होता है, ये देखो ये इलाका है ना, ये मतलब जहाँ पर पहाड़ नीचे से टिका होता है ना, उसका जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जैसे ये वाला, ये बोलते हैं पर्वती पाद। ये होता क्या, हमारा पर्वती पाद होता है। तो ये आपका कम से कम आप देखेंगे 8 से 10 किलोमीटर ये क्या होता है, चौड़ा होता है। 8 से 10 किलोमीटर चौड़ा होता है। और ये नदियां अपने साथ लाए गए कंकड़ पत्थरों से जलोढ़ पंख शंकु का निर्माण करती हैं। और अत्यधिक पारंगम्यता के कारण नदियां यहाँ पत्थरों के नीचे विलुप्त हो जाती हैं। ये पत्थरों नीचे क्या होती है, विलुप्त हो जाती है, आप देख सकते हैं। ठीक है। अब ये हो गया आपका तराई का क्षेत्र। ठीक है ना। तो तराई का मैदान देखेंगे, भाबर के ठीक दक्षिण में 10 से 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है। कितनी, ये यहां से आप देखेंगे 10 से लेकर के यहां तक कितना, 10 से लेकर के 20 किलोमीटर क्या एक चौड़ी पट्टी है, आपका बोलते तराई, तराई का मैदान। और ये भाबर में विलुप्त हुई नदियां यहाँ पर क्या होती हैं, पुनः आ जाती हैं, जो मैंने आपको अभी पहले टाइम हमें बता दिया है। और आप देखेंगे निर्मित जो निश्चित वाहिकाओं के अभाव में जल फैलाव से एक घने जंगलों वाले दलदली क्षेत्र का निर्माण होता है, जैसा आप इसमें देख पा रहे हैं। ठीक है।
अब हम बात करते हैं उत्तरी मैदानों की भू आकृतिक विविधता। उत्तरी मैदानों की भू आकृतिक विविधता, जो भी जैसे आपके उत्तरी मैदान हो गए, जैसे कि आपका पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, ये क्या है, ये उत्तरी मैदान है। यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ठीक है ना, ये क्या है, ये आपके उत्तरी मैदान है। तो अब इसमें भी देखो हमारे बागर और खादर होते हैं, इसमें भी हमारे बागर और खादर होते हैं। देखिए ये जो भाग है ये क्या है, ये आपका बागर का है, किसका, बागर का मैदान है। तो ये पुराने जलोढ़ से निर्मित ऊंचा मैदान है, ये पुराने जलोढ़ से निर्मित ऊंचा भाग है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये आप देख सकेंगे, ठीक है। आप देखिए ये इसका विस्तार पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इसका विस्तार पाया जाता है आपके बागर का। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बालू के निक्षेप से बनी कटक नुमा स्थलाकृति को क्या कहते हैं, हम इसको बोलते हैं भू, क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। ये चूनेदार ग्रंथियों की यहाँ पर प्रचुरता होती है, यहाँ पर क्या मिलती है, चूनेदार जो ग्रंथियां हैं वो आपको यहाँ पर अधिक मात्रा में देखने को मिलती हैं। इस बात को क्या करेंगे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका बागर, ये आपका बागर हो गया। अब हम बात करते हैं इसकी, ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं खादर, ये बोलते हैं किस, ये बोलते हैं खादर, ठीक है ना। यानी कि देखिए नवीन खादर वो होता है जैसे आपका गंगा यमुना का क्षेत्र हो गया है ना, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र हो गया, जहाँ से नदियां अपने आप साथ लेके आती हैं और वहाँ एकत्र करती हैं, और धीमे धीमे क्या होता है, वहां पर हमारी मिट्टी होती है, उपजाऊ होती है, जहाँ पर अधिक जनसंख्या होती है, ठीक है। देखिए खादर का मैदान नवीन जलोढ़ से निर्मित अत्यंत उपजाऊ मैदान होता है। जैसे आप देखें पूर्वी यूपी हो गया, बिहार हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, यहाँ पर प्रतिवर्ष बाढ़ से नई मिट्टी बिछाई जाती है, ठीक है ना। और मध्य गंगा के मैदान में नदियों के समानांतर स्थित निम्न भूमि को क्या बोलते हैं, निम्न भूमि बोलते हैं टाल भूमि, क्या बोलते हैं, निम्न भूमि को हम बोलते हैं टाल या चौड़ी भूमि कहते हैं। अब देखिए डेल्टाई प्रदेश में अनेक झीलें पाई जाती हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में बील कहते हैं। अब जैसे आपका डेल्टाई प्रदेश होता है तो डेल्टाई प्रदेश में क्या होती है, अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती हैं, ठीक है ना, अनेक प्रकार की झीलें पाई जाती है, इसमें क्या बोलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में बील बोलते हैं, बील, ठीक है ना। डेल्टाई प्रदेश में अनेक झील पाई जाती है, स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं हम, जैसे देखिए आपका डेल्टा विभाग है, ये क्या है, ये आपका यहाँ पर डेल्टा बन रहा है, तो आपकी एक झील बन गई है, झील बन गई है, और इसको हम स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं, हम इसको बील बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम इसको बील बोलते हैं। आपको थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय पर्वत तंत्र, यानी कि अरावली एवं विंध्यन श्रेणी, अरावली एवं विंध्यन श्रेणी, ठीक है। अब देखिए अरावली पर्वत की बात कर लेते हैं। जैसे कि आपका हम देखेंगे आपकी अरावली पर्वत जो है आपके राजस्थान से शुरू होती है, ठीक है ना, और ये जैसे आप उसको दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेगी, ऊपर बढ़ेगी, तो उसकी चौड़ाई भी कम होगी, ऊंचाई भी कम होगी, धीमे धीमे आप देखेंगे इसका वो धरती से मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है ना। देखिए अरावली श्रेणी विश्व के प्राचीनतम और अब मात्र अवशिष्ट पर्वतों में से एक रह गया है। विस्तार देखें, ये आपके गुजरात, ये गुजरात से है ना, कहां से, गुजरात से, गुजरात के पालनपुर से अजमेर होते हुए दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर लंबी है। यानी कि ये आपके गुजरात के पालनपुर से, ठीक है ना, मैं उसको दोबारा बोलूंगा इसको, कि गुजरात के पालनपुर से शुरू होती है और ये अजमेर राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक ये लगभग 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। आपको इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। और आप इसका थोड़ा देखेंगे भूगोल, भूगोल देखेंगे। देखिए तो पश्चिम में थार मरुस्थल है, जैसे आपका मान लिए, जैसे आपकी अरावली पर्वत है, ये आप, ठीक है ना, ये आपका अरावली पर्वत है, और इसके पश्चिम क्या है, इसके पश्चिम में आप देखेंगे क्या है, थार मरुस्थल है, और दक्षिण से उत्तर की ओर इसकी चौड़ाई व ऊंचाई कम होती जाती है। जैसे आप देखेंगे ये उत्तर से दक्षिण से आपके उत्तर में जा रही है, दक्षिण से आपके उत्तर में जा रही है, तो इसकी चौड़ाई और ऊंचाई भी इसकी कम होती जा रही है। यहाँ पर क्या है, आपका थार मरुस्थल है, यहाँ आपका थार मरुस्थल है, और जैसे दक्षिण से उत्तर में जा रही है तो इसकी चौड़ाई भी कम हो रही है और इसकी ऊंचाई भी कम हो रही है। इसको क्या रखेंगे आप लोग, थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब देखिए सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर, यानी कि 1722 मीटर है, इसकी एक चोटी है गुरु शिखर। तो देखिए ये एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, आपका अरावली पर्वत पर है ना, माउंट आबू, जिसका नाम क्या है, गुरु शिखर है, जो कैसी है, इसकी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको रखेंगे, थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए इस गुरु शिखर पर जो आपके 1722 मीटर ऊंचा है, इस पर देखेंगे माउंट आबू, इस पर क्या है, इसी गुरु शिखर पर क्या है, आपका माउंट आबू है, और जहां पर प्रसिद्ध दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है, इस माउंट आबू पर क्या है, इस माउंट आबू पर दिलवाड़ा जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर है। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्या रखेंगे, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखिए खनिज संपदा। अब इसमें कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं हमें वो भी पता होना चाहिए। देखिए सीसा, तांबा, जस्ता, एस्बेस्टस, अब्रक, संगमरमर,
यानी कि इसमें हमारी जो आपकी अरावली पर्वत है, यहाँ पर सीसा पाया जाता है, तांबा पाया जाता है, जस्ता पाया जाता है, एस्बेस्टस पाया जाता है, अब्रक पाया जाता है, और क्या पाया जाता है यहाँ पर? संगमरमर की चीजें पाई जाती हैं, पत्थर पाया जाता है संगमरमर का, जो हमारे बिल्डिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। विशेष सिंधु घाटी सभ्यता के समय से प्रसिद्ध खेतड़ी, यानी कि जो प्रसिद्ध खेतड़ी है उसकी तांबे खान भी आपके यहीं से आपको मिलती हैं। आप थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट बनके आपको यूपीएससी पूछ सकता है, स्टेटमेंट बनाकर के यूपीएससी आपको ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि आपको पता होना चाहिए। अब देखिए विंध्यन श्रेणी, अब हम बात करते हैं, हमने अरावली की बात कर ली, अब हम इस विंध्यन श्रेणी की बात करेंगे, हम इस विंध्यन श्रेणी की बात करेंगे जो आपको पता होना चाहिए, जो आपको पता होना चाहिए। देखिए इसका विस्तार गुजरात से लेकर के कहां तक, यहाँ गुजरात से लेकर के, यानी कि यहां से आप देखेंगे गुजरात से लेकर के आपके यहाँ ऊपर बिहार तक इसका क्या है, इसका विस्तार है, इसका विंध्यन श्रेणी का, किसका? विंध्यन श्रेणी का। आपको गुजरात से लेकर के बिहार तक इसका विस्तार है। अब इसमें देखिए विंध्यन, भांडेर, कैमूर श्रेणियों के रूप में, किसमें? विंध्यन के रूप में, भांडेर के रूप में और कैमूर श्रेणियों के रूप में इसका आपके विंध्यन श्रेणी का गुजरात से लेकर के और आपके बिहार तक क्या इसका विस्तार है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। भौगोलिक मत देखेंगे, देखिए ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। देखिए आपका जो नॉर्थ इंडिया है, आपका जो नॉर्थ इंडिया है, इस नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से अलग करता है। ठीक है ना। आप देखेंगे नॉर्थ इंडिया को साउथ इंडिया से आपका अलग कर देता है कौन? विंध्यन श्रेणी। ठीक है। तो क्या है ये? प्राकृतिक जल विभाजक है। ठीक है। अब देखिए ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने वाला प्राकृतिक जल विभाजक है। इसकी स्ट्रक्चर में देखेंगे कि इसके दक्षिण में भ्रंशन से नर्मदा भ्रंश घाटी, ठीक है ना, इसके दक्षिण में भ्रंशन से, इसके दक्षिण में जो भ्रंशन होता है ना, भ्रंशन होता है, जैसे जमीन नीचे धस जाती है, जमीन नीचे धस जाती है, वहां पर थोड़ा गड्ढा समझ जाता है, वो होता है आपका भ्रंशन। ये क्या होता है हम सब चीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। और नीचे इसमें दक्षिण में क्या है? इसके दक्षिण में नर्मदा भ्रंश घाटी। क्या है? नर्मदा भ्रंश घाटी आपके विंध्यन के दक्षिण में आपको पता होना चाहिए। चूना पत्थर की प्रचुरता के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का विकास हुआ है। देखिए आपके जो विंध्यन श्रेणी है, वो विंध्यन श्रेणी के दक्षिण में आपका नर्मदा भ्रंश घाटी है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर चूना पत्थर की मात्रा अधिक है। जो चूना पत्थर की मात्रा अधिक है तो यहाँ पर क्या होता है? सीमेंट उद्योग यहाँ पर अधिक मात्रा मिलने वाले हैं। सीमेंट उद्योग आपके यहाँ पर अधिक मात्रा मिलने वाले हैं। ठीक है ना। नदियां देखिए, इसमें नदियां होती है नर्मदा, कर्मनाशा, टोस, कैन। नर्मदा, कर्मनाशा, टोस, कैन, ये आपकी नदियां हैं जो क्या होता है यहाँ पर आपकी पाई जाती हैं। चलिए प्रायद्वीपीय पर्वत तंत्र, प्रायद्वीपीय पर्वत तंत्र देखिए, यानी कि सतपुड़ा एवं इसकी घाटियां, सतपुड़ा एवं इसकी घाटियां, ये आपका क्या है? ये आपके प्रायद्वीपीय क्या है? ये आपके प्रायद्वीप ने यहाँ के इस साइड में, नीचे की साइड में क्या है? ये आपके प्रायद्वीपीय पर्वत हैं। ठीक है ना। पर्वत हैं जो सतपुड़ा एवं इसकी घाटियां। देखिए ये क्या है आपका? ये आपका नर्मदा भ्रंश घाटी है। ये क्या है आपका? ये आपका नर्मदा भ्रंश घाटी है। और ये आपका ताप्ती भ्रंश घाटी है। ये आपका क्या है? ये आपका ताप्ती भ्रंश घाटी है। सो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ये और ये बीच में क्या है? ये बीच में आपका सतपुड़ा ब्लॉक बन गया, एक ब्लॉक माउंटेन हो गया सतपुड़ा पर्वत। ठीक है ना। तो नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटी, तो नर्मदा भ्रंश घाटी और ताप्ती भ्रंश घाटी में क्या है आपका? इसके बीच में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है, यानी कि इसमें सतपुड़ा श्रेणी है, ब्लॉक माउंटेन है। ठीक है ना। अब देखिए सतपुड़ा श्रेणी यानी ब्लॉक माउंटेन अवस्थित, ये नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी के मध्य स्थित है। नर्मदा देखिए, यार आपकी नर्मदा और ये ताप्ती, तो नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटी मध्य में क्या है? सतपुड़ा पर्वत है। ठीक है। एक क्या है? सतपुड़ा, यह नर्मदा और ताप्ती नदियों की भ्रंश घाटियों के मध्य स्थित एक उत्कृष्ट ब्लॉक क्या है? एक उत्कृष्ट ब्लॉक पर्वत है। आप इसको देख सकते हैं। ठीक है ना। मतलब ये इसका उत्थान हो रहा है, इसका उत्थान हो रहा है। ठीक है ना। इसका उत्थान हो रहा है तो आप इसको देख सकते हैं। क्या है? ये हमारा ब्लॉक माउंटेन है। चलिए अब देखिए श्रेणियों का क्रम, पश्चिम से पूर्व देखेंगे, पश्चिम से यानी कि इधर पश्चिम से, यहां से ये आपके पश्चिम से यानी कि आपके पूर्व, यहाँ पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व आप देखेंगे कौन कौन सा? राजपीपला जो गुजरात में है ना, राजपीपला यहाँ पर गुजरात में, महादेव मध्य प्रदेश में है ना, और मेकाल आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। मेकाल आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर है। इसको आप क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान रखेंगे। सर्वोच्च शिखर, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर आप देखेंगे धूपगढ़ है। ठीक है ना। तो श्रेणी क्रम देखेंगे, श्रेणी के क्रम में आप देखेंगे पश्चिम से पूर्व में जैसे आपका राजपीपला हो गया जो गुजरात में है, ये आपका सतपुड़ा ब्लॉक में आता है। ठीक है ना। महादेव मध्य प्रदेश में, मेकाल मध्य प्रदेश पर छत्तीसगढ़ की सीमा में है। और आप देखेंगे सर्वोच्च शिखर जो आपका धूपगढ़ है, सर्वोच्च शिखर आपका जो धूपगढ़ है वो महादेव श्रेणी में स्थित है। क्या है? महादेव श्रेणी में स्थित है। इसी के निकट हिल स्टेशन
पंचमढ़ी अवस्थित है, ठीक है ना। क्या है इसकी, जैसे आपके जो धूपगढ़ है सबसे ऊंची चोटी शिखर, और महादेव श्रेणी में स्थित है। कहाँ पर ये महादेव, यानी कि यहाँ पर जो मध्य प्रदेश में महादेव है, यहाँ पर आपका जो धूपगढ़ स्थित है, और इसकी निकट हिल स्टेशन क्या है, पंचमढ़ी है, पंचमढ़ी अवस्थित है। इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। मैकाल श्रेणी एवं अमरकंटक, मैकाल श्रेणी एवं अमरकंटक, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए देखिए मैकाल श्रेणी यानी यह रहा, मैकाल श्रेणी अत्यधिक अपरदित हो चुकी है। कैसी हो चुकी है, मैकाल श्रेणी आपकी अत्यधिक अपरदित हो चुकी है, जिसके शीर्ष पर अमरकंटक का पठार स्थित है, ठीक है ना, किसके, मैकाल श्रेणी के ऊपर। अब देखिए रेडियल अपवाह, रेडियल अपवाह यानी यहीं से तीन प्रमुख नदियां मिलती हैं। रेडियल अपवाह से आपको यहां से तीन प्रमुख नदियां मिलती है, जैसे आपका नर्मदा, सोन और महानदी, नर्मदा, सोन और महानदी, ठीक है ना। ये क्या है, रेडियल अफवाह है। यहाँ से तीन प्रमुख नदियां मिलती है आपकी, नर्मदा, सोन और महानदी, विपरीत दिशाओं में निकलती है। किसके निकलती है, ये विपरीत दिशाओं में निकलती है, ठीक है। देखो महादेव और मैकाल श्रेणियों के मध्य प्रसिद्ध जबलपुर गैप स्थित है। जो आपका महादेव हो गया और हो गया मैकाल, यानी महादेव और जो मैकाल श्रेणी है, तो महादेव और मैकाल श्रेणी बीच में क्या है, जबलपुर गैप स्थित है, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत तंत्र, पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री पर्वत तंत्र, वेस्टर्न है ना घाट, वेस्टर्न घाट। देखिए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति एवं संरचना। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि आपका कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख और डोडा बेटा, है ना, नीलगिरी बिंदु और अन्नाईमुड़ी। तो कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, नीलगिरी, डोडा बेटा, अलाईमुड़ी, तो आपके पश्चिमी घाट पर पहाड़ियां हैं, पर्वत है ना। अब देखिए यह वास्तविक पर्वतन होकर एक कगार, एक फोल्ट है ना, फोल्ट होता है जिस टुकड़ों में, है जैसे यहाँ तक हो गया टुकड़ा, फिर यहाँ तक हो गया, फिर यहाँ तक, मतलब गैप दे देके, ठीक है ना। तो यह वास्तविक पर्वतन होकर एक कगार, कगार है, मतलब अब देख सकते हैं फोल्ट स्क्रैपमेंट है, छोड़ छोड़ के पश्चिम भाग के अवतरण, पश्चिम भाग का अवतरण, जैसे पहले ऐसे, फिर है ना, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे क्या होता है, ऐसे इसका अवतरण हो रहा है, निरंतर इसका अवतरण हो रहा है। क्या हो रहा है, निरंतर इसका अवतरण हो रहा है, इस पर थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। निरंतर इसका अवतरण हो रहा है, थोड़ा आप इस बात का ध्यान रखेंगे। देखिए ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, क्या हो रहा है, निरंतर इसका अवतरण हो रहा है, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। इसलिए आप इसमें बोला गया है कि पश्चिमी भाग के अवतरण यानी सबमेरेंज, सबमेरेंज के कारण इसका पश्चिमी भाग ढाल अत्यंत कैसा, तीव्र है। कैसा है ये, इसकी तरफ क्या है, ये तीव्र है, ढाल इसका नीचे की तरफ है, ठीक है ना, ये नीचे की तरफ इसका क्या है, ढाल है, तीव्र है। ताप्ती नदी से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी तक निरंतर, जो आपका ताप्ती नदी है, यहाँ आपकी ताप्ती नदी है, और नीचे कन्याकुमारी है, यहाँ तक क्या है, ये इसका ढाल बना हुआ है, ठीक है ना। और ये फोल्ट है, फोल्ट स्क्रैपमेंट है, फोल्ट पर्वत है। ऊंचाई दक्षिण से उत्तर की ओर ऊंचाई सामान्यतः कम होती गई है, यानी कि दक्षिण से, यानी कि जैसे आप दक्षिण से, ये दक्षिण है, यहाँ से जैसे आप ऊपर जाओगे, ऊपर जा रहे हो ना, तो दक्षिण से ऊपर जाते हो आप देखेंगे इसकी ऊंचाई में कमी आती आ रही है। क्या हो रही है, कमी आती जा रही है। प्रमुख शिखरों क्रम देखेंगे, उत्तर से दक्षिण, यानी कि जो शिखर हैं उनका उत्तर से दक्षिण क्रम बता रहा है, हमें इसका क्रम भी पता होना चाहिए। देखिए कालसुबाई बता दिया मैंने, फिर इसका क्या, महाबलेश्वर है, फिर कुद्रेमुख है, फिर डोडा बेटा है, डोडा बेटा, फिर पुष्पागिरी है, पुष्पागिरी है ना, फिर अन्नाईमुड़ी है। ये क्या है, ये आपका उत्तर से दक्षिण में क्या है, इनका क्रम है, किसके अनुसार, शिखरों के अनुसार, ठीक है ना। तो सबसे ऊंचा कालसुबाई है, फिर प्रमुख शिखरों का क्रम देखिए उत्तर से दक्षिण। देखिए फिर सबसे पहले आपका कालसुबाई है, फिर महाबलेश्वर है, फिर कालसुबाई, महाबलेश्वर, कुद्रेमुख, डोडा बेटा, पुष्पागिरी और अनाईमुड़ी, ठीक है ना। इनके थोड़ा आप लोग क्या रखेंगे, नाम याद रखेंगे। इनकी विशेषताएं एवं जल स्रोत की बात कर लेते हैं, इनकी विशेषताएं एवं जल स्रोत के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, इनको थोड़ा ध्यान रखेंगे। देखिए शरावती नदी पर प्रसिद्ध जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है, यानी कि जो शरावती नदी है, इस शरावती नदी पर क्या है, प्रसिद्ध जोग या गरसोपा वाटरफॉल स्थित है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। शरावती नदी पर प्रसिद्ध जोग या गरसोपा जलप्रपात स्थित है। यह कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा नदियों का एक क्या है, उद्गम स्थल है। इसका एक कृष्णा का, कावेरी का और तुंगभद्रा का एक उद्गम स्थल है। आप इसको मतलब समझ सकते हैं, ये गरसोपा, कृष्णा का, कावेरी, तुंगभद्रा नदियों क्या है, उद्गम स्थल है आपका, इसे ध्यान रख सकते हैं।
मिलन बिंदु देखिए, देखिए पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों, पश्चिमी और पूर्वी घाट नीलगिरी की पहाड़ियों, आप इसे देखेंगे है ना, नीलगिरी की पहाड़ियों ये रहा। तो नीलगिरी की पहाड़ियों पर मिलते हैं नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा है, जो कितनी है? 2637 मीटर ऊंची है, जहां ऊंटी, ऊंटी स्थित है। क्या है? जहां पर क्या स्थित है? जहां पर ऊंटी स्थित है, आप इसे ध्यान रखिए। ठीक है। पूर्वी घाट एवं प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिणी पहाड़ियां, पूर्वी घाट एवं प्रायद्वीप की सुदूर दक्षिणी घाट पहाड़ियां से आप देख सकते हैं। देखिए पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, तो पूर्वी घाट में देखें जैसे आपका मलयगिरी हो गया, नियामागिरी हो गया, महेंद्रगिरी हो गया, नल्लामलाई हो गया, है ना, पालकोड़ा हो गया, है ना, जवादी हो गया, मेलागिरी हो गया, सेवरा हो गया और जिद्दा, है ना, जिद्दागढ़ा हो गया। ये क्या है? ये आपके पूर्वी घाट की क्या है? पहाड़ियां हैं। देखिए पश्चिमी घाट की तुलना में कम ऊंचा और अत्यधिक अपर्दित अपशिष्ट पर्वत है। जैसे पश्चिमी घाट का पर्वत थोड़ा थोड़ा ऊंचा है, लेकिन उससे जो कम ऊंचा है वो क्या है आपका? ये पूर्वी घाट, जो यहाँ पर नदियों द्वारा अवसाद लेके आए जाते हैं, उनका अपरदन होता है, निक्षेपण होता है, तो वो क्या होती है? वो विलीन होती जा रही है, उनकी ऊंचाई कम होती जा रही है। इस बात को इसमें ध्यान रखेंगे। ठीक है। गोदावरी और कृष्णा नदियों के मध्य लगभग समतल हो चुका है। देखिए आप इसमें देखेंगे, ये आपका गोदावरी रहा और ये आपका कृष्णा नदी रही, तो इसके बीच में जो भी ये क्या हो गया? समतल हो गया है। ये क्या हो गया? ये आपका समतल हो गया है, आप देख सकते हैं। सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जिद्दागढ़ा, जिद्दागढ़ा सबसे ऊंची चोटी है, क्योंकि यहाँ पर नदियों द्वारा कोई भी अवसाद नहीं आता, कोई भी निक्षेपण नहीं होता, कोई नदियां नहीं गुजरती यहाँ से, गुजरती है तो वो उतना उसका प्रभाव भी नहीं है। ठीक है ना। तो सर्वोच्च चोटी कौन सी है? जिद्दागढ़ा। ये 1690 मीटर ऊंची है, 1690 मीटर ऊंची है। ये अन्य महेंद्रगिरी। ठीक है ना। अन्य इस पर क्या है? अन्य में आप देखेंगे महेंद्रगिरी, यानी कि प्रमुख पहाड़ियां देखेंगे। ओडिशा में कौन कौन सी है? ओडिशा में मलयगिरी, गडजात, नियामगिरी। ओडिशा में मलयगिरी, मलयगिरी है ना, और ये आपके गडजात और ये आपका नियामगिरी, ये आपके उड़ीसा में है, ये आपके उड़ीसा में है। ठीक है ना। मलयगिरी, गडजात और नियामगिरी आपके उड़ीसा में। और आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालकोड़ा। आंध्र प्रदेश में आपका जो नल्लामलाई है ये, और आपका पालकोड़ा। ठीक है ना। ये आपके आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और आपके तमिलनाडु में जवादी, सेवरोय, मेलागिरी, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध क्या? मेलागिरी। आपके मेलागिरी चंदन के वनों के लिए विख्यात है, इसे ध्यान रखेंगे। तो तमिलनाडु में जवादी, सेवराय, मेलागिरी, है ना, जवादी, सेवराय और मेलागिरी कहां पर? आपके ये आपके तमिलनाडु में है। ठीक है ना। ये क्या है? ये आपकी घाटियां हैं, ये पहाड़ियां हैं। ठीक है ना। अब देखिए सुदूर दक्षिणी पहाड़ियां, सुदूर दक्षिणी पहाड़ियां देखिए, इसमें देख रहे हैं, ये आप लोग इसमें देख रहे हो सुदूर दक्षिणी पहाड़ियां। देखिए नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और काड़ामम पहाड़ियों का विस्तार है। ठीक है ना। नीलगिरी के दक्षिण में देखो, ये नीलगिरी है ना, ये क्या है? ये आपका नीलगिरी पहाड़ी है। तो नीलगिरी के दक्षिण में आप देखेंगे अन्नामलाई पहाड़ियां हो गई, है ना, काड़ामम पहाड़ियां हो गई, तो इनके बारे में बात की जा रही है। ठीक है ना। तो नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई और काड़ामम पहाड़ियां का विस्तार है। और आपके जो अनाईमुड़ी है ये कितना? 2695 मीटर है। जो आपका अनाईमुड़ी है, देखिए ये आपका अनाईमुड़ी है, ये कितना? ये 2600 कितना? 95 मीटर ऊंचा है। 2695 मीटर आपका ऊंचा है अनाईमुड़ी। ठीक है ना। और ये कहां पर है? ये अनाईमुड़ी आपका अन्नामलाई पर्वत पर स्थित है। ये आपका ये अन्नामलाई पहाड़ी है, इस पर आपका अन्नामलाई पहाड़ी पर आपका अनाईमुड़ी प्रसिद्ध है। और आप देखेंगे जो अन्नामलाई पर्वत है, ये अन्नामलाई पर्वत पर आपका देखेंगे आपका अनाईमुड़ी स्थित है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। ठीक है। यह पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी आपके पूरे दक्षिण भारत की सर्वोच्च ऊंची चोटी है। आप इसको थोड़ा क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। और देखिए अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है। अब देखिए अन्नामलाई है, तो अन्नामलाई पूर्व में कौन सी है? अन्नामलाई के पूर्व में कौन सी है? अन्नामलाई के पूर्व में आपकी पालनी पहाड़ी है। कौन सी? पालनी पहाड़ी है। ठीक है ना। जहां प्रसिद्ध कोडाई कनाल हिल, जहां प्रसिद्ध कोडाई कनाल हिल स्टेशन स्थित है, तो आपकी पालनी पहाड़ी पर कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। अन्नामलाई के पूर्व में पालनी की पहाड़ी है, जहां पर प्रसिद्ध कोडाई कनाल हिल स्टेशन है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है ना। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है। कार्डामम पहाड़ियां, इसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। चलिए, ये आपके तमिलनाडु के दक्षिणी भाग में। ठीक है। और तमिलनाडु केरल में पड़ता है ये। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी? प्रायद्वीपीय पठार की रूपरेखा।
प्रायद्वीपीय पठार की हम रूपरेखा की बात करते हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए प्रायद्वीप पठार की रूपरेखा देख सकते हैं, द पेनिसुलर, ठीक है ना, प्लेटूस। देखिए आपका गोंडवाना लैंड हो गया ये, ठीक है। ये आपको कहीं दिख रहा होगा इस तरह, ये आपका हमारा दक्षिण अमेरिका जैसा लग रहा है, ये आपका कुछ ऑस्ट्रेलिया जैसा लग रहा है, लग रहा ही लग रहा है, ठीक है ना। ये आपका कुछ अफ्रीका जैसा लग रहा है, और इसी में आपका भारत शामिल था। ये आपका ऊपर वाला भाग लग रहा है, ठीक है ना। तो ये टूटने पर इनका अफवाह हो गया, फैलाव हो गया, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हम थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं, वो हम जब आपकी क्लास मेंस की चलती हैं तो हम चीज़ को विस्तार से पढ़ते हैं। लेकिन आपके लिए इतना ध्यान रखिए कि आपमें ये आपका ये गोंडवाना लैंड है, ये आपका टूट गया, फिर इसका अफवाह हो गया, फिर धीमे धीमे ये आपसे दूर होते गए, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया बन गया, भारत बन गया, आपका नॉर्थ अमेरिका बन गया, आपका साउथ अमेरिका बन गया, ठीक है ना, आपका यूएसए बन गया, है ना, रसिया बन गया। आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रिस्टलीय आग्नेय तथा अपरूपण शिले हैं। कैसे? क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांत शिले हैं। अब इनके बारे में और विस्तार से बात करते हैं, लेकिन ये आपके भाई वही है कि कुछ चीजें हम हर चीज को हम यहाँ नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर जब तक आप ज्योग्राफी सही से नहीं पढ़ेंगे तब तक हम कॉन्सेप्ट कैसे बता दें हर चीज के, ठीक है ना। तो बस वही है कि आपका प्रीलिम्स ओरिएंटेड चीजें हैं, आप इसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, ठीक है ना। अब देखिए ओरिजिन, उत्पत्ति, निर्मित। देखिए क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांत शैलों से इसकी निर्माण हुआ है, उत्पत्ति हुई है। यह अति प्राचीन यानी कि गोंडवाना लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप बना भारत का प्राचीनतम भूभाग है, ठीक है ना। गोंडवाना लैंड का जब विखंडन हुआ था तब उसी समय क्या बना था, ये आपका भारत बना हुआ था। तो ये आप क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांत शैल का नाम थोड़ा जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। कैसा? ये आपका अति प्राचीन गोंडवाना लैंड के विखंडन के परिणाम स्वरूप बना भारत का प्राचीनतम भूभाग है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य उच्च भूमि, सेंट्रल हाईलैंड्स, मालवा प्लेटू। अब देखिए नर्मदा नदी के उत्तर का अधिकांश, जो नर्मदा नदी है, उस नर्मदा नदी के उत्तर का अधिकांश पठारी भाग कैसा था? अधिकांश पठारी भाग मालवा का पठार था। नर्मदा नदी के उत्तर का अधिकांश पठारी भाग कैसा है? मालवा का पठार है, ठीक है ना। अब देखिए ढलान, चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों के भाव से आप देखेंगे ये इसका ढलान स्पष्ट होता है ना। चंबल, सिंध, बेतवा और केन नदियों के बहाव से क्या होता है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व से क्या होता है? इसका ढलान स्पष्ट होता है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। इसका विस्तार देखिए, यह पश्चिम में चौड़ा और पूर्व में संकीर्ण होता है, मतलब पतला होता है। पूर्वी विस्तार को इसका बोलते हैं बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है। पूर्वी विस्तार क्या बोलते हैं? पूर्वी का विस्तार जो होता है उस पूर्वी विस्तार को हम क्या बोलते हैं? बुंदेलखंड और बघेलखंड बोलते हैं। आपको इसका थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये मध्य भूमि की बात हमने कर ली है। अब हम बात करते हैं मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार। मेघालय और कार्बी आंगलोंग पठार देखिए, प्रायद्वीपीय पठार का एक अंश उत्तर पूर्व में भी स्थित है। जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है उसका एक अंश कहां पर? आपके उत्तर पूर्वी यानी मेघालय की साइड में भी आपका स्थित है। यह मालवा गैप या छोटा नागपुर पठार द्वारा मुख्य प्रायद्वीप से अलग होता है, ठीक है ना। जैसे आपका मालवा गैप हो गया, या मालवा गैप के बाद जैसा आपका होता है छोटा नागपुर पठार, तो मालवा गैप या छोटा नागपुर पठार के द्वारा जो मुख्य प्रायद्वीप से क्या होता है? अलग होता है। और श्रृंखला की बात करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी पाई जाती है। पश्चिम से पूर्व की ओर क्या होते हैं? गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां आपकी पाई जाती हैं, जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार यानी कि बेसाल्टिक लावा की भूमि, द दक्कन प्लेटू। देखिए दक्कन का पठार क्या होता है? देखिए दक्कन ट्रैफ, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार है ना। दक्कन ट्रैफ, कर्नाटक पठार, तेलंगाना पठार और रायलसीमा पठार। अब देखिए होता क्या है, जैसे कि ये आपका जैसे ये है ना, दिखाया गया है। मान लीजिए जैसे कि यहां से आपका मैग्मा निकला, ये क्या है? मैग्मा निकला और ज्वालामुखी हुआ। तो जैसे ज्वालामुखी आ गया ना, तो फिर आपका ये मैग्मा जम रहा है, देखो ये जम रहा है, जम गया, ठीक है ना। फिर ये जम गया, ठीक है ना। फिर ठंडा होगा, ठंडा होने के बाद फिर क्या होता है? ठंडा होने के बाद फिर मैग्मा निकला, फिर इसके ऊपर जम गया, ठीक है ना। तो शुरू में जब ये जमीन पर होगा ना, जमीन पर होगा तो ये दूर तक गया होगा, शुरू में। लेकिन फिर धीमे धीमे इसके ऊपर क्या होती गई? परतें जमती गई, जैसे ठंडा होता गया
और जैसे समय समय पर ये निकलता रहा तो जब समय समय पर ये जम जम कर इसकी परतें से बन गई, ठीक है ना। तो ये आपका क्या बन रहा है, ये आपका सीढ़ी नुमा आपका ये दक्कन ट्रैप बन रहा है। ये यही ज्वालामुखी का कार्य है, ये ज्वालामुखी का कार्य है, ठीक है ना। तो क्या होता है, ये सीढ़ी नुमा परतें बनती हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने आपको समझा दी बातें। भौगोलिक विस्तार, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित एक त्रिभुजाकार, जैसे कि मान लीजिए ये आपकी नर्मदा नदी है, तो इसके स्थित क्या है, एक त्रिभुजाकार, क्या है, एक त्रिभुजाकार, क्या है, ये दक्कन ट्रैप है। कैसा त्रिभुजाकार आपका दक्कन ट्रैप है। मान लो ये आपकी नर्मदा नदी है, ये आपकी नर्मदा नदी है, ठीक है ना। तो नर्मदा नदी के दक्षिण में आप देखेंगे त्रिभुजाकार क्या बनता है, आपका दक्कन ट्रैप बनता है, ठीक है ना। सीमाएं, उत्तर में सतपुड़ा व मेघा श्रृंखला है। उत्तर में क्या होगा, उत्तर मान लीजिए यहाँ पर आपका सतपुड़ा पर्वत है या मैकाल पर्वत, ठीक है ना, सतपुड़ा मैकाल पर्वत। और दक्षिण में आपका ये है, ये। और पूर्व में और पश्चिम में ये आपका पूर्वी घाट हो गया, ये आपका पूर्वी घाट, ठीक है ना। और यहाँ आपका पश्चिमी घाट होगा, यहाँ आपका पश्चिमी घाट होगा, ठीक है ना। चलिए ढलान में देखेंगे, ढलान पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसका ढलान कहाँ पर है, इसका ढलान पश्चिम से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर ढलान है। पश्चिम से कैसा, ये जिस पश्चिम से पूर्व की ढलान है, इस तरह से इसको थोड़ा आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब देखिए दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति, दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति देखिए, निर्माण देखेंगे। इसका निर्माण क्रेटेशियस काल में हुए दरारी ज्वालामुखी उद्गार से इसका निष्कासन हुआ था, ठीक है ना। तो इसका निर्माण जो हुआ था क्रेटेशियस काल में हुए दरारी ज्वालामुखी उद्गार से निकले बेसाल्टिक लावा से ये निर्मित है। विशेषता देखेंगे यह है, यहाँ लावा का निक्षेप सीढ़ी नुमा परतों के रूप में हुआ है, इसलिए इसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। क्या बोलते हैं, इसलिए हम इसको दक्कन ट्रैप बोलते हैं। हमने आपको इस फिगर से हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। चलिए गहराई की बात करते हैं। पश्चिम में लावा की मोटाई सर्वाधिक है। पश्चिम में जो लावा है ना, तो पश्चिम में लावा की मोटाई सर्वाधिक है, यानी कि आप देखेंगे 2000 मीटर से भी अधिक है। पश्चिम में लावा की मोटाई सर्वाधिक यानी कि 2000 मीटर से भी अधिक है, आप इसके देख सकते हैं। तो पश्चिम में जब लावा मोटा होगा तो उसकी ऊंचाई भी अधिक होगी। पूर्व में लावा कम जमा हुआ, इसलिए उसका ढलान पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ठीक है ना। जो पूर्व की ओर क्रमशः कम होती जाती है, यहाँ भारत की, ठीक है ना, भूगोल विविधता की गाथा पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। तो फिर आपका यही भाई साहब देखो कि लक्ष्य यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 धुरंधर पास प्रोग्राम, जिन्होंने अगर अभी इसे ज्वाइन नहीं किया है, मतलब जैसे अगर वो पढ़ तो रहे हैं लेकिन पीडीएफ जो है नहीं मिल रही, ठीक है ना। यानी ये आपके संजीव सर हैं, यानी कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। हमने भी आपको सीचरी कराया है, हिस्ट्री भी हमने करा दिया आपका, ज्योग्राफी हम कराए रहे हैं। और यहाँ तक संभव है कि आप देखते हैं कि आपका एनवायरमेंट भी हमारे ही द्वारा कराया जाए। एक बहुत बड़े पोर्शन को हमने घेर लिया है, ठीक है ना। तो बस वही है, आप उसको प्लीज़ फॉलो कर लीजिए कि उसमें आपका फ़ायदा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे, चीज़ों को रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपका हो ना प्रीलिम्स, ऐसा हो ही नहीं सकता। और आपको ये भी बोला है कि अगर इस बार अगर आप प्रीलिम्स निकल देते हैं तो नंदन IAS के आपके लिए द्वार खुले हुए हैं, ठीक है ना। ये आपके अभिमन्यु सर हैं जो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, ये आपके शक्ति सिंह सर जो इसके ऑनर भी हैं, और एक ये भी एक बहुत बड़े पोर्शन घर के चल रहे हैं, ठीक है ना। तो मेरा यही है कि आप जुड़ करके अपना फायदा करें, तैयारी उठाएं, क्योंकि अब हमारे कुछ ही दिन बचे हुए हैं, बहुत लंबा समय नहीं बचा। हमारे कुछ ही दिनों में हम अपना ये सारी चीज कर लेंगे और हम अपना प्रीलिम्स एग्जाम को पास कर लेंगे। अब देखिए दक्कन का विस्तार, दक्कन का विस्तार। अब इनको क्या करते हैं, थोड़ा एक एक करके धीमे धीमे इसको पढ़ लेते हैं। देखिए दक्कन का विस्तार, देखिए तेलंगाना एवं रायलसीमा पठार दक्कन के ही भाग हैं। तेलंगाना एवं रायलसीमा पठार दक्कन के ही हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तेलंगाना एवं रायलसीमा पठार दक्कन के ही हैं। तेलंगाना लावा से ढका हुआ होता है, जो देखिए तेलंगाना है क्या है, तेलंगाना आपका लावा से ढका हुआ है, तो फिर भाई उसकी मिट्टी भी उपजाऊ होगी ना। और एक बात बताओ, जब आपका तेलंगाना पठार है लावा से जब ढका हुआ है तो उसकी मिट्टी काली होगी, उपजाऊ होगी, ठीक है ना, काली होगी, उपजाऊ होगी, ठीक है। ये तो हमारा मेंस के लिए अपना एक सोच है, अप्रोच ऐसा हो सकता है, कैंडिडेट मतलब होता ही 100% होता है कुल मिलाकर, बल्कि 1% गलत होने के चांस होते हैं, लेकिन होता है। तो लावा से ढका हुआ है। देखिए रायलसीमा प्राचीन आर्किन चट्टानों से निर्मित है, जो आपकी रायलसीमा है, तो रायलसीमा प्राचीन आर्किन चट्टानों से निर्मित है। तो तेलंगाना आपका यहाँ पर है, यहाँ पर तेलंगाना है, तो हमने तेलंगाना की हमने बात कर ली, ठीक है ना। चलिए अब देखिए पूर्वी भारत के पठार, पूर्वी, इसको देख लीजिए आपका तेलंगाना। अब देखिए कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार देखिए, कर्नाटक कहाँ पर आपका, ये आपका कर्नाटक है, ये क्या है, कर्नाटक ही तो है, यहाँ तक ये छोड़ के ये क्या है आपका कर्नाटक है, ठीक है ना। तो कर्नाटक पठार की बात करते हैं। देखिए इसका वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन देखेंगे, मलनाड यानी कि पश्चिमी विषम पहाड़ी भाग, यानी कि पश्चिमी की जो विषम पहाड़ी भाग है वो यहाँ पर
इसको बोला गया मलनाड, ठीक है ना। मैदान देखिए, ये अपेक्षा क्रम में कम विषम भाग है। कैसा? कम विषम भाग है। बाबा बुदन की पहाड़ियां या लोहे अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की जो पहाड़ी है ये लोहे अयस्क के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। आप इसको थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, पूर्वी भारत के पठार, पूर्वी भारत के पठार यानी कि आपका ये क्या है? ये आपका पूरा पूर्वी हिस्सा तो है क्या? आपका ये पूर्वी हिस्सा तो है, ये आपका पूर्वी हिस्सा है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये क्या है? ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ठीक है ना। ये आपका पूर्वी हिस्सा है। देखिए, बघेलखंड ये मुख्य रूप से कहां पर है? ये मुख्य रूप से कहां पर? ये छत्तीसगढ़ में है। मुख्य रूप से आपका छत्तीसगढ़ में आपका बघेलखंड, ठीक है ना। और देखिए दंडकारण्य, दंडकारण्य ये छत्तीसगढ़ है, यानी कि जो दंडकारण्य है बघेलखंड का, बघेलखंड भी आप मुख्य रूप से कहां पर है? बघेलखंड भी मुख्य रूप से दक्षिण में, सॉरी छत्तीसगढ़ में है ना। बघेलखंड मुख्य रूप से आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है। और आपका जो दंडकारण्य है ये भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। और छत्तीसगढ़ में देखेंगे ये दंडकारण्य रामगढ़ सोनपुर पहाड़ियों पर, कहां पर? रामगढ़ से लेकर सोनपुर की पहाड़ियों तक आपका ये दंडकारण्य पठार का क्षेत्र है। रामगढ़ में, रामगढ़ से लेकर के सोनपुर की जो पहाड़ियां हैं उसका जो बीच की दूरी है आपके, इसको रामगढ़ पहाड़ी और सोनपुर पहाड़ी के बीच का जो है ना, वो जैसे रामगढ़ सोनपुर पहाड़ी से लेकर इसकी क्या है? ये छत्तीसगढ़ में यहाँ तक क्या है? ये आपका दंडकारण्य का पठार है, ठीक है ना। अब देखिए, बेलाडला श्रेणी व अबझमाड़ है ना, बेलाडला श्रेणी व अबझमाड़, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ श्रेणी में लो अयस्क, टिन, मैग्नीज, तांबा, कोयला का समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है ना। लो अयस्क, टिन, मैग्नीज, तांबा, कोयला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। यूपीएससी ऐसी जगह से क्वेश्चन पूछती है, तो थोड़ा आप लोग क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अब देखिए, छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार देखेंगे मुख्यतः झारखंड में है। कहां पर है? छोटा नागपुर पठार मुख्यतः कहां पर है? झारखंड में है। यहाँ झारखंड होगा, झारखंड में है, ठीक है ना। ये क्या है? संप्रदाय मैदान है, संप्रय मैदान है। क्या? पेनिसिल प्लेन सा मैदान है, संप्रय मैदान है। ये संप्रय पेनी प्लेन का एग्जाम्पल है आर्य प्रभा, आर्य प्रभा ना आर्कियन युग की ग्रेनाइट नीच चट्टानों से निर्मित है, ठीक है ना। जो आपका आर्य प्रभा है उसकी जो आर्कियन युग की जो ग्रेनाइट और नीच चट्टान है उनसे ये बना हुआ है, उनसे ये निर्मित है। यानी कि भारत का रूर प्रदेश यानी कि खनिज भंडार आपके इसी छोटा नागपुर पठार में बहुत मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। ठीक है। अब देखिए मेघालय, मेघालय ने शिलांग, मेघालय नहीं शिलांग, यहाँ पर आपका मेघालय होगा, यहाँ पर आपका मेघालय होगा। देखिए प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है क्या? शिलांग मेघालय। अगर क्वेश्चन बन जाए तो आप कभी चौक बन जाना। ये आपका जो मेघालय शिलांग है ये आपके प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, ठीक है ना। यानी कि आप देखेंगे ये मालदा भ्रंश द्वारा अलग हुआ था। किससे? मालदा भ्रंश द्वारा ये अलग हुआ था। और भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान क्या है? आपका मेघालय शिलांग है। और प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पठार भी यही है। प्रायद्वीप भारत का सबसे ऊंचा पठार ये भी है, यही है आपका मेघालय शिलांग पठार, ठीक है ना। चलिए अब देखिए हम बात करते हैं मध्य भारत के पठार। मध्य भारत के पठार देखिए, मेवाड़ कहां पर है? मेवाड़ आपके राजस्थान में है। मेवाड़ आपके राजस्थान में है, जो आपके बनास नदी तरंगित मैदान में प्रकट हुआ है ना। बनास नदी में, मेवाड़ में देखिए राजस्थान में बनास नदी है और तरंगित मैदान में कैसा हो गया? ये पर्वत हो गया, रूपांतरित हो गया। अब देखिए मालवा, मालवा ये मालवा आपके कहां पर? मध्य प्रदेश में है। मालवा आपके मध्य प्रदेश में है। बैसाल्टिक लावा निर्मित है। कैसा? ये आपका जो मालवा पठार है जो आपका एमपी में है ये आपका बैसाल्टिक लावा से निर्मित है। और आप देखेंगे जब वहां पर बैसाल्टिक लावा की बात होती है तो आपकी मिट्टी कैसी होगी? जब बैसाल्टिक लावा की बात होती है तो मिट्टी कैसी होगी? तो उसकी मिट्टी काली मिट्टी होती है और ये त्रिकोणीय आकार होता है। कैसा होता है? इसका ऐसा यानी कि त्रिकोणीय आकार होता है। इसको थोड़ा आप क्या करेंगे? थोड़ा ध्यान रखेंगे। त्रिकोणीय आकार होता है, इसको क्या करेंगे? इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चम्बल एवं सहायक नदियां देखेंगे। चम्बल एवं उसकी जो सहायक नदियां हैं चम्बल की, उसके द्वारा अब नाले का अपर्दन से बीहड़ का निर्माण हुआ है। किसका? बीहड़ का निर्माण हुआ है, बीहड़ का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये बीच का क्षेत्र क्या हो गया? ये आपका बीहड़ होता है। इसको थोड़ा आप क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। ये सारी मेंस की बातें हैं, ऐसे इसमें कोई चीज नहीं जो मुझे ना आती हो। आपके ज्योग्राफी में ऐसी कोई चीज ना हो जो मुझे ना आती हो, ठीक है ना। मुझे हर चीज आता है ज्योग्राफी में, बस वही है कि बस मेरे पास समय कम है, आपके पास भी समय कम है, क्योंकि देश से शुरू किया है। अब हमें चीजें प्रीलिम्स के ओरिएंटेड चीज पढ़नी है, मेंस के लिए हम अच्छे से करते हैं, हर चीज को ठीक से पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब देखिए बुंदेलखंड, देखिए आपका बुंदेलखंड मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। बुंदेलखंड आप देखेंगे मध्य प्रदेश में ही है आपका बुंदेलखंड। मालवा हो गया आपका बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। दक्षिण पश्चिम में जो आपका यूपी हो गया, दक्षिण यानी कि दक्षिण और पश्चिम यानी यहाँ पर आपका क्या है?
यूपी में क्या बुंदेलखंड है, या क्या है आपका बुंदेलखंड है। तो मध्य प्रदेश में एवं दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या है, बुंदेलखंड है। प्राचीन नीश शिष्ट ग्रेनाइट चट्टाने लगभग बंजर भूमि में बदल गई हैं। जैसे आपकी प्राचीन नीश हो गया, शिष्ट हो गया, और जो आपकी ग्रेनाइट चट्टान है लगभग किसमें, बंजर भूमि में बदल गई हैं। किसमें, लगभग बंजर भूमि में ये बदल गई हैं। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। अब देखिए रीवा सतना, रीवा सतना की बात करते हैं किसकी, अब हम रीवा सतना की बात करते हैं। देखिए चूना पत्थर की अधिकता यानी सीमेंट उद्योग अनाच्छादन से श्रमिक निम्नीकृत है, ठीक है ना। तो रीवा सल्तना में क्या है, चूना पत्थर है। देखिए जहां जहां पर चूना पत्थर होगा, जहां जहां पर लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर होगा, वहां पर सीमेंट के उद्योग की संख्या अधिक होगी, वहां पर जो इंडस्ट्री होगी वो सीमेंट उद्योग की अधिक होगी। ये आपके कॉन्सेप्ट की बात हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो जहां पर लाइमस्टोन की क्या है, रीवा सतना क्या है, रीवा सतना में लाइमस्टोन की अधिकता है। अब देखिए ढाल संरचना और मरुस्थलीय अपवाह, अपवाह, ढाल संरचना और मरुस्थलीय अपवाह। देखिए उत्तरी भाग का ढाल सिंध की ओर है। इसको थोड़ा फैक्ट के रूप में थोड़ा याद कर लीजिए कि जो उत्तरी भाग का ढाल है, उत्तरी भाग का ढाल है कहां पर है, ये सिंध की ओर है, ठीक है ना। और जो इसका दक्षिणी दक्षिणी भाग का ढाल है क्या है, एक कच्छ के रण की ओर है। कहां पर, ये कच्छ के रण की ओर है। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, इसको थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। देखिए मरुस्थल के दक्षिणी भाग में अंतःस्थलीय अपवाह नदियों झीलों पलायास में मिलती हैं, ठीक है ना। मरुस्थल के दक्षिणी भाग में अंतःस्थलीय अपवाह, जो मरुस्थल का दक्षिणी भाग है उसका जो अंतःस्थलीय अपवाह है, जहां पर नदियां आपस में, जैसे कि नदियां आपस में ऐसे आके मिले, ऐसे आके मिले, यह क्या होता है, ये आपका अंतःस्थलीय होता है। क्या होता है, अंतःस्थलीय होता है। तो अपवाह अंतःस्थलीय नदियां झीलों पलाया में मिलती हैं। ये क्या, ये आपका झील होगा, बीच वाला भाग ये आपका झील हो गया, ठीक है ना, झील पलाया। तो खारे जल के कारण नमक बढ़ा जाता है। अब देखो मरुस्थलीय जल है, वहां पर मरुस्थलीय जल में, सॉरी मरुस्थलीय भाग में क्या होगा, और जल की मात्रा, देखो जल की मात्रा कैसे होगी, खारी होगी, है ना। अब वो आकर के एक जगह मिल रहे हैं जहाँ झील बन रही है, तो वहां पर अवसाद इकट्ठा होता है, जल इकट्ठा होता है करके, उसमें नमक की मात्रा अधिक होती है, तो वहां से क्या बनता है, नमक बनता है। क्या बनता है, वहां से नमक बनता है, ठीक है। अब देखिए तटीय मैदान का निर्माण यानी कि सागरी तरंगों का अपरदन प्लस पठारी नदियों के अपसाद। देखिए यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। वो मिस्टेक ये है कि जो आपका जो पश्चिमी तटीय मैदान है ना, ये इस पश्चिमी तटीय मैदानों को हमको यहाँ यहाँ पर इसको लेना था, यहाँ पर, ठीक है ना। और आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है इसको हमको यहाँ पर यहाँ लिखना था। बस इतना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो प्लीज आप लोग इसको मैनेज कर लें, क्योंकि भाई ये बस थोड़ा ये काम का प्रेशर रहा है, तो चीजें ये करने में भूल गए हैं, हमारी टीम थोड़ा भूल गई है, ठीक है ना। अब इसको हमारा इतना टाइम मिला नहीं कि इसको दोबारा से सही कर लेती, ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जाम है, वो और भी काम कर रहे हैं, तो इसलिए प्लीज आप क्या करेंगे, मैनेज कर लीजिए। क्या करेंगे, आप इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है ना। देखिए तो हम पहले हम पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, यानी कि पश्चिमी तट हमारा ये तट हो गया, ये हमारा क्या है, ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा पश्चिमी तट है, ठीक है ना। और ये हमारा क्या है, ये हमारा पूर्वी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है। हम इसकी पहले बात कर लेते हैं, इसकी हम पहले क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए तो पश्चिमी तट यानी हम इसकी बात कर रहे हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो पश्चिमी तट की बात कर रहे हैं, ये क्या तटीय मैदान है। प्रकृति कैसे होती है, ये जलमग्न तट होता है। ये क्या, ऐसे तट कैसे होते हैं, इन पर जल रहता है, जलमग्न तट होते हैं ये आपके पश्चिमी तटीय मैदान। और कैसे होते हैं ये तट, आप ऐसा कैसे होते हैं, ये पूर्वी तट की अपेक्षा सकरे होते हैं, पतले होते हैं। पूर्व के तट कैसे होते हैं, पूर्वी तट चौड़े होते हैं, फैले हुए होते हैं, क्योंकि वहां पर अवसाद आता है इसलिए। और पूर्वी तट पर नदियां अवसाद लेकर आती है, इसलिए वो चौड़ा होता है। और पश्चिमी तट पर नदियां क्या करती हैं, एस्टुअरी का निर्माण करती हैं, ज्वारामुख का निर्माण करती हैं, इसलिए वहां पर डेल्टा नहीं बनते, इसलिए इनके तट जो पश्चिमी तट के सकरे होते हैं। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये जलमग्न रहते हैं, ठीक है ना। नदियां ज्वारामुख बनाती हैं, ठीक है ना। उपयोगिता देखेंगे, प्राकृतिक पोषक स्रोत के लिए अनुकूल है। जब यहाँ पर जलमग्न रहता है तो यहाँ पर हम जो नेचुरली नहीं, नेचुरल पोर्ट्स के लिए उपयुक्त अनुकूल है। किसके, नेचुरल पोर्ट्स के लिए अनुकूल है, ठीक है ना। यानी कि मान लीजिए, यानी कि ये जलमग्न तट जैसे ये बन गया ना, ये हो गया, तो यहाँ पर क्या होता है, पोता तरह बन जाएगा, ये जो बची ना, यहाँ पर आके जहाज आराम से रोक सकता है, तो इस तरह से यहाँ पर जलमग्न तट है, ठीक है ना। अब देखिए प्रादेशिक नाम, देखिए यानी कि ये गुजरात से लेकर के यहाँ गोवा तक, यहाँ गोवा तक क्या है, गुजरात से गोवा तक क्या है, कोंकण तट है। क्या है, गुजरात से गोवा। हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं, इसको हम सही कर देते हैं। पश्चिमी पूर्वी तट तो आपको मालूम ही पड़ गया, पश्चिमी पूर्व तट तो आपको मालूम ही पड़ गया ना, तो थोड़ा इसको लिख लेते हैं ना, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और अच्छा भी लगेगा। देखिए यानी कि गुजरात से लेकर के गोवा तक, यहाँ तक, गोवा यही मान लीजिए, यहाँ गोवा होगा, या गुजरात से लेकर गोवा तक यहाँ,
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका कोंकण तट कट है, क्या गुजरात से गोवा तक क्या है, कोंकण तट है, कोंकण तट, ठीक है, तट। अब गोवा से मंगलोर, यानी कि गोवा, ये रहा गोवा, गोवा से मंगलोर, गोवा से मंगलोर तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक गोवा से मंगलोर, मंगलोर तक क्या है, गोवा से मंगलोर कन्नड़ तट है, क्या गोवा से मंगलोर क्या है, कन्नड़ तट है, क्या कन्नड़ तट है, ठीक है। अब मंगलोर से कन्याकुमारी, यानी कन्याकुमारी आपकी यहाँ है ना, तो मंगलोर से कन्याकुमारी, मंगलोर से कन्याकुमारी आप देखेंगे, कन्याकुमारी यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है आपका मालाबार तट है, क्या है ये आपका, कहाँ पर है, ये आपका मालाबार तट है, ये आपका मालाबार तट है, जो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ लेगुन को कयाल कहते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो लेगुन होता है, लेगुन को क्या बोलते हैं, कयाल बोलते हैं। जैसे उदाहरण में देखेंगे वेम्बनाड, एग्जाम्पल में देखेंगे वेम्बनाड को कयाल बोला गया, ठीक है ना। अब देखिए, तो हमने पश्चिमी तट की बात कर ली है। अब हमारा जो इधर जो दे रखा है ना पूर्वी तट की बात, हम इधर की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए, इसकी प्रकृति क्या है, पूर्वी तटीय मैदान की प्रकृति है कि ये उभरे हुए तट होते हैं, इमरजेंट है ना, इमरजेंट मतलब उभरे हुए तट होते हैं, देखते हैं ऊपर उठे होते हैं। ये कैसे होते हैं, अधिक चौड़े होते हैं, पश्चिमी तट की तुलना में कैसे होते हैं, ये अधिक चौड़े होते हैं, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। अब देखिए विशेषता नदियां, विशेषता देखिए, नदियां डेल्टा बनाती हैं, जैसे कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, क्या बोलता बनाती हैं, ये आपका डेल्टा बनाती हैं आपके पूर्वी तटीय। यहाँ पर कृषि में देखेंगे, जलोढ़ मिट्टी से अत्यधिक उपजाऊ होती है, और दक्षिण भारत का अन्न भंडार है, दक्षिण भारत का क्या है, ये यहाँ पर अन्न भंडार है। और यहाँ पर देखिए लेगु झील, जैसे चिल्का हो गया, पुलिकट झील हो गया, लेगु झील यानी चिल्का पुलिकट, ठीक है ना। अब देखिए प्रादेशिक नाम, प्रादेशिक नाम देखिए, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, जो आपका ओडिशा है, जैसे आपका मान लीजिए यहाँ पर आपका पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, यानी कि आपका जो ओडिशा यहाँ पर होगा, और आपका आंध्र प्रदेश यहाँ तक, यानी ओडिशा और आंध्र प्रदेश तक, यानी यहाँ तक क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका उत्कल तट है, यानी कि उत्कल तट है, उत्कल तट है, उत्कल तट है, या हम इसको कलिंग तट भी बोलते हैं, क्या है इसको हम कलिंग तट भी बोलते हैं, कलिंग तट भी हम इसको बोलते हैं। और हम इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, उत्तरी सरकार भी बोलते हैं, हम इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जब उड़ीसा से लेकर के आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको उत्कल तट या कलिंग तट, इसे हम उत्तरी सरकार भी बोलते हैं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु है, यहाँ तक आंध्र प्रदेश तमिलनाडु क्या है, आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक आप देखेंगे, इसे बोलते हैं कोरोमंडल तट, क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। देखिए, आप इनको नाम याद होंगे ना, तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जब आप इसको पढ़ेंगे ना, फिर आप इसे मेंस के लिए यूज करेंगे, तो आप इनको आराम से सोच सोच के लिख सकते हैं, शब्द अच्छे से लिख सकते हैं, आपको वहां पर नंबर भी अच्छे से मिलते हैं। तो आपका क्या है, ये आपका होगा कोरोमंडल तट, ठीक है ना। चलिए, और आपके कोरोमंडल तट पर, आपके इन्हीं कोरोमंडल तट पर आपके लौटते हुए मानसून से क्या होती है, लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। जैसे मानसून गया, टकराया, वापस आएगा, तो वापस आते हुए मानसून से क्या होता है, वापस जो लौटते हुए मानसून आते हैं, वो लौटते मानसून क्या होता है, लौटते मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है आपके कोरोमंडल तट पर, ठीक है। चलिए, यानी क्या हुआ, अब हम बात करते हैं बंगाल की खाड़ी के द्वीप की, बंगाल के खाड़ी के द्वीपों की अब हम बात करते हैं, ठीक है ना। बंगाल के खाड़ी के द्वीपों की हम क्या करते हैं, अब हम बात करते हैं, ठीक है ना। चलिए, चलिए, तो बंगाल के खाड़ी के द्वीप की बात करते हैं। देखिए, कुल द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं। कितने द्वीप हैं कुल, कुल द्वीप कितने हैं, 572 द्वीप हैं बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी आपकी ये रही, बंगाल की खाड़ी, ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी, ठीक है ना, बंगाल की खाड़ी। तो आपकी बंगाली खाड़ी में कितने, 572 द्वीप हैं। और इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण विवर्तन की, प्लेट विवर्तन की हम पढ़ते हैं। अब हम उसको सब चीज देखो, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं आपको ज्योग्राफी में जो चीजें हैं वो आपके एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, और इसलिए पहले हम स्टार्ट करते हैं आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। लेकिन हम आपके यूपीएससी एग्जाम को ध्यान रखते हुए हम आपको इंडियन हिस्ट्री क्या बोलते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपके इंडियन ज्योग्राफी में फैक्चुअल डाटा अधिक है, इसलिए है ना, पर्वत, पहाड़, पठार ये आपको याद करने पड़ते हैं, ठीक है ना, इसलिए हमने आपको यहाँ पर पहले दे रखा है। तो देखिए, बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे कुल 572 द्वीप हैं, और विवर्तन की एवं ज्वालामुखी क्रिया से इनका निर्माण हुआ, प्लेट विवर्तन की से और ज्वालामुखी क्रिया से क्या हुआ, इनका निर्माण हुआ। आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये मुख्य रूप से हिमालय और आराकानयोमा के समुद्री विस्तार हैं, ये मुख्य रूप से हिमालय और कैसे आराकानयोमा के क्या है, ये समुद्री विस्तार है। देखिए,
ये यहाँ पर क्या गंगा सागर है, यहाँ पर श्रीहरिकोटा है ना, न्यू मूर है, और यहाँ पर क्या है पम्बन द्वीप है और रामेश्वर द्वीप है आपका कहाँ पर, आपके श्रीलंका में, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, देखिए इसकी इसकी अंडमान और निकोबार द्वीप की, अंडमान और निकोबार द्वीप की बात करते हैं क्योंकि यहां से क्वेश्चन ज्यादा ही पूछे जाते हैं इसलिए। तो देखिए आपके अंडमान द्वीप में जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, सेंडर पीक है, ठीक है ना, कौन सी सेंडर पीक है। और आप देखेंगे ज्वालामुखी की बात करते हैं तो जो आपका बैरज ज्वालामुखी कैसा है, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, कैसा एक्टिव है। जो आपका बैरज ज्वालामुखी कैसा है, आपका सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी है। नारकोडम ये आपका सुसुप्त है, जो आपका नारकोडम कैसा है, आपका सुसुप्त ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अब देखिए ये मध्य अंडमान में देखते हैं, मध्य अंडमान में माउंट डिओवोली ऊंची चोटी है, यानी मध्य अंडमान में माउंट डिओवोली ऊंची चोटी है, आप इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और आपका जो दक्षिणी अंडमान है, जो दक्षिणी अंडमान है यहाँ पर माउंट कोयोब ऊंची चोटी है। देखिए अंडमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेंट्रल पीक। अंडमान में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सेंट्रल पीक है। और मध्य अंडमान कौन सी है, मध्य अंडमान में आप देखेंगे माउंट डिओवोली, माउंट डिओवोली ऊंची चोटी आपके मध्य अंडमान में। और आप देखेंगे दक्षिणी अंडमान में देखेंगे कि माउंट कोयोब, ये थोड़े नाम ऐसे हैं है ना, 2-3 बार पढ़ लीजिए। माउंट कोयोब आपके दक्षिणी अंडमान चोटी है, कैसी ऊंची चोटी है। यानी कि निकोबार द्वीप, निकोबार द्वीप कैसा सर्वोच्च चोटी यानी माउंट थुलियर है ना, जैसे आपका इस निकोबार द्वीप हो गया, यानी जो दक्षिणी द्वीप अंडमान का, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी द्वीप है जिसका नाम क्या है निकोबार द्वीप, इसकी जो सबसे चोटी कौन सी है, माउंट थुलियर। ये चोटी आपको याद होनी चाहिए, ये चोटी आपको याद होनी चाहिए क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनते हैं, यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए अब हमने अंडमान की बात कर ली, अब हम बात कर लेते हैं लक्षद्वीप की। अब हम बात कर लेते हैं अरब सागर के लक्षद्वीप की, अरब सागर के लक्षद्वीप की हम क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए उत्पत्ति, प्रवाल भित्तियों द्वारा इसकी उत्पत्ति होती है, किसकी, लक्षद्वीप की। ये आपका अरब सागर पड़ता है, ये आपका अरब सागर पड़ता है, ठीक है ना, लक्षद्वीप। और इसमें कुल 36 द्वीप है, 36 द्वीप इसमें। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा आपका मिनिको द्वीप है, सबसे बड़ा आपका कौन सा मिनिको द्वीप है। और सबसे उत्तरी कौन सा है, सबसे उत्तरी अमीनी द्वीप है, अमीनी द्वीपी, सबसे उत्तरी अमीनी द्वीपी है, सबसे उत्तरी आपका अमीनी द्वीपी है। और सबसे बड़ा आपका मिनिको द्वीप है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रारंभ में देखेंगे 10 द्वीप जलस्तर बढ़ने से जलमग्न हो जाते हैं। जैसे ग्लोबल वार्मिंग होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है तो बर्फ पिघलती है, समुद्र में आती है, पिघल करके पानी, जल का स्तर बढ़ जाता है। तो इसके क्या होते हैं, जो इसके 10 द्वीप हैं, इसके लक्षद्वीप के, वो जलमग्न हो जाते हैं, ठीक है ना। और वर्तमान में इनकी संख्या कितनी, 36 है। लक्षद्वीप गुणवत्ता युक्त नारियल के लिए प्रसिद्ध है। जो आपका लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप में आप देखेंगे आपका जो भी नारियल कैसे हैं, गुणवत्ता युक्त नारियल आपको मिलते हैं आपके लक्षद्वीप में, आपके लक्षद्वीप में गुणवत्ता युक्त नारियल आपको देखने को मिलते हैं, आपको पता होने चाहिए। अब देखिए कोको स्ट्रेट, कोको स्ट्रेट देखिए, कोको द्वीप समूह कहां पर पड़ता है, कोको स्ट्रेट मतलब कोको स्ट्रेट, कोको द्वीप समूह आपका उत्तरी अंडमान में। यानी कि हम नहीं इसको बोलेंगे, जो आपका कोको स्टेट है, कोको स्टेट है, तो आपका जो कोको द्वीप समूह है और जो आपका उत्तरी अंडमान है, इसके बीच में जो पड़ता है ना आपका कोको स्टेट पड़ता है। क्या पड़ता है, इसके बीच में क्या पड़ता है आपका, तो ये आपका कोको द्वीप समूह हो गया, कोको द्वीप समूह, ठीक है ना, कोको द्वीप समूह हो गया। और आपका ये हो गया उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। तो कोको द्वीप समूह और आपका उत्तरी अंडमान के बीच में क्या है, ये आपका कोको स्टेट है। क्या है, कोको, कोको आपका स्ट्रेट है, कोको आपका स्ट्रेट है, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब डंकन पैसेज यानी कि लिटिल लघु अंडमान है ना, लिटिल लघु अंडमान से लेकर के यानी कि, और लिटिल लघु अंडमान से लेकर के और दक्षिणी अंडमान के बीच में क्या है, इसके बीच में क्या है, इसके बीच में ये पड़ता है आपका डंकन पैसेज। क्या है, डंकन पैसेज, थोड़ा इसको ध्यान रखेंगे। और आपका जो आपका 11 डिग्री का चैनल है, देखिए डंकन पैसेज आपका जो लिटिल अंडमान है और दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में क्या है आपका डंकन पैसेज है। और आपका जो 11 डिग्री चैनल है आपका अमीनी द्वीप और कानानोर, जो आपका 11 डिग्री चैनल है वो आपका अमीनी द्वीप और कानानोर के बीच पाया जाता है। जो कहां पर है आपका अमीनी द्वीप, कहां पर है, ये आपके लक्षद्वीप वाले की बात हो रही है, ये आपके लक्षद्वीप वाले की बात हो रही है। जो आपका 11 डिग्री चैनल है वो आपके अमीनी द्वीप और कालानोर के बीच में पाया जाता है, कानानोर। और जो आपका 10 डिग्री चैनल है, आपका जो 10 डिग्री चैनल है, ये चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में पाया जाता है। 10 डिग्री चैनल क्या है,
जो 10 डिग्री चैनल है आपके अंडमान और निकोबार के बीच पाया जाता है, और आपका जो 9 डिग्री चैनल है, 9 डिग्री चैनल ये आपके मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पाया जाता है। 9 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच पाया जाता है। और आपका जो 8 डिग्री चैनल है, ये 8 डिग्री चैनल आपका मिनिकॉय और मालदीव के बीच पाया जाता है। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में कौन सा पाया जाता है? 8 डिग्री चैनल पाया जाता है। और जो पाक स्टेट है, ये पाक स्टेट भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है, ठीक है ना। पाक स्टेट आपका भारत और श्रीलंका के बीच पाया जाता है। इसको थोड़ा आप क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। अब हम बात करते हैं किसकी, अपवाह तंत्र की। किसकी? अपवाह तंत्र की हम बात करते हैं, ठीक है ना। ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, नदियों का उभय जाल जिसमें धरातली जल प्रवाहित होता है। नदियों का उभय जाल यानी कि जहां पर नदियां अधिक मात्रा पाई जाती है, ये नदी वो नदी, और जिस धरातल पर बहती हैं, और वही उसका क्या होता है, अपवाह तंत्र होता है ना। ड्रेन सिस्टम होता है ना, ड्रेनेज सिस्टम होता है। अपवाह द्रोणी यानी कि एक नदी तंत्र द्वारा सिंचित क्षेत्र। ये नदी है, ये बह रही है, अब ये नदी इस एरिया को भी सिंच रही है, इसको भी सिंच रही है, तो क्या है, ये इसका अपवाह द्रोणी हो गया। ये क्या हो गया, ये इसका अपवाह द्रोणी हो गया। इसको आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। और अपवाह तंत्र क्या होता है, जैसे एक नदी आपकी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, एक नदी ये जा रही है, नदी ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, क्या है, ये आपका अपवाह तंत्र हो गया, ये आपका अपवाह तंत्र हो गया। और इसके बीच में जो भी सिंचित क्षेत्र है ना, जो भी इसमें बीच में सिंचित क्षेत्र है, जो सिंचाई हो रही है उसकी, वो आपका अपवाह द्रोणी हो गई, वो आपकी अपवाह द्रोणी हो गई, ठीक है ना। ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए वर्गीकरण उद्गम के आधार पर, यानी कि अब देखिए हमारी नदियां हैं, दो तरह से उद्गम होता है। एक उद्गम होता है हिमालय नदियां, हिमालय नदी जैसे आपका सिंध हो गया, गंगा हो गया, और ब्रह्मपुत्र तंत्र हो गया, ठीक है ना। और एक होता है आपका प्रायद्वीप नदियां, जैसे आपका अधिक पुरानी जो भी घाटी हो गई, भ्रंश हो गई, तो अधिक पुरानी घाटी या भ्रंश से निकलने वाली नदियां, ठीक है ना, वो आपकी कैसी होगी, प्रायद्वीप नदियां होगी। वर्गीकरण की बात करते हैं, मुहाने के आधार पर देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली जैसे स्वर्ण रेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेंगई, क्या है, ये आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं। क्या मतलब, ये आपको मुहाने के आधार पर हमने नदियां दो तरह से आपको बता दी हैं, है ना। ये नदी हमने आपको बता दी है, ठीक है ना। चलिए, तो देखिए मुहाने के आधार पर आप देखेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली स्वर्णरेखा, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी, बेगई, ठीक है ना। अरब सागर में गिरने वाली नदी देखिए, अरब सागर में गिरने वाली नदी आप देखेंगे नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही, घग्गर, ठीक है ना। तापी देखेंगे, अरब सागर में गिरने वाली नदी में देखेंगे नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही, घग्गर, ठीक है ना। अब देखिए मरुस्थलीय नदियां, मरुस्थलीय नदियां देखिए, जैसे आपकी लूनी हो गई, माछू हो गई, स्पेन हो गई, इस समुद्र तक नहीं पहुंचती। जैसे आपकी माछू, लूनी, स्पेन आपके समुद्र तक नहीं पहुंचेंगी, या मरुस्थल में यानी कि मरुस्थल झीलों यानी कच्चकरण में ही आपकी ये विलीन हो जाती है, ठीक है ना, ये आपकी वहीं पर विलीन हो जाती है।